ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इस चीज में भी थोड़ा रेडी रहना है। तो पेपर देख लीजिएगा आप। तो पहला क्वेश्चन जिसमें जो कुछ डाउट होगा आप जरूर पूछिएगा और साथ साथ नोट डाउन जरूर करें, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन बार बार नहीं होगा उसे, ठीक है, साथ साथ याद करते रहिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन दिया था मैंने, विच इज द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बाय मुल्क राज आनंद, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। उनमें से ऑप्शन थे अनटचेबल, मॉर्निंग फेस, टू लीव्स एंड बर्ड, कूली, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल जो है उसका कौन सा था, मॉर्निंग फेस, क्लियर है, कौन सा था, बोलिए कौन सा था, बताओ कौन सा था, साथ साथ बोलते भी जाइएगा, कौन सा, मॉर्निंग फेस, ठीक है। अगर मैं मॉर्निंग फेस की बात करूं, देखो क्वेश्चन आप कैसे बनेगा देखिएगा, मॉर्निंग फेस की अगर मैं बात करूं तो इसको लिख लीजिएगा आप, इसको पब्लिश किया गया था 1968 को, ठीक है, जो ये पब्लिश हुआ था, पब्लिश 1968 को ये आपका पब्लिश हुआ था, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और ध्यान देना, ये वर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए इसको क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, क्या मिला था, ठीक है। तो इसलिए आप इसके पर्पज से भी मान सकते हैं। क्वेश्चन आता है साहित्य अकेडमी अवार्ड मुल्क राज आनंद को कब मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा इसके 3 साल बाद मिलता है, कब मिलता है, 3 साल बाद। तो 1971 को इसको क्या मिलता है, बोलिएगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है, क्लियर है। बाकी जिसको जो भी साउंड से प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताएं, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। और ऑप्शन में जो थे, और देखिएगा, और ऑप्शन थे अनटचेबल था और कूली, ठीक है, ये सब आपके ऑप्शन थे। टू लिफ्ट एंड अ बर्ड था। तो ध्यान दीजिएगा, उसकी भी आप डेट लिख लीजिएगा, तो मैंने पहले पेपर में बता दिया था। अनटचेबल की जो आपकी डेट है लिखते रहिएगा, साथ साथ 1935 आपने पेपर में लिख सकते हो, वहां पर जहां पे पेपर दिया है वहां पर उसके ऊपर लिख सकते हो। जो अनटचेबल है आपका, ये 1935 को जो है पब्लिश होता है। और ध्यान देना, ये उसका फर्स्ट नोवेल है, फर्स्ट नोवेल है उसका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साथ साथ ये उसका फर्स्ट नोवेल होता है, किसका, किसका है फर्स्ट नोवेल, मुल्क राज आनंद का, ठीक है। और कूली, उसके बाद ऑप्शन में कूली भी था। तो ध्यान दीजिएगा, कूली का जो आपका पब्लिकेशन डेट है वो लगभग लगभग आपका 1936 को है। साथ साथ जिसको आता है वो आप बोलते रहिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं कूली की बात करूं, जहां तक मुझे लग रहा है इसको कैरेक्टर नोवेल भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कैरेक्टर नोवेल, ठीक है, साथ साथ आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। उसके बाद ऑप्शन में था टू लिव्स एंड अ बर्ड, देखिएगा ये भी इसी का ही है, ठीक है, ये जो है आपका उसी की नोवेल है ये, टू लीव्स एंड अ बर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, पहले पेपर में भी आया था ये जो मैंने आपको दिया था। तो इसके जो पब्लिकेशन डेट है वो 1937 है, ठीक है, 1937 को टू लीव्स एंड अ बर्ड पब्लिश होता है बाय मुल्कराज आनंद, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया, हमने चार ऑप्शन को अच्छे से पढ़े। अनटचेबल को देखा, 1935 को पब्लिश है, फर्स्ट नोवेल है बाय मुल्कराज आनंद। और मॉर्निंग से जो उसका ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल था, और 1968 को पब्लिश होता है, और 3 साल बाद इसको क्या मिलता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है। कूली जो कि बहुत फेमस नोवेल भी है, 1936 को पब्लिश होता है, कैरेक्टर नोवेल कहते हैं। और टू लिव्स एंड अ बर्ड 1937 को पब्लिश होता है, क्लियर है, किसी को डाउट। अब हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। शेक्सपियर जो सोनेट थे किसके द्वारा प्रिंटेड किए गए थे, आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं। शेक्सपियर के जो नॉवल सॉरी सोनेट थे तो किसके द्वारा प्रिंटेड किए गए थे, बताइएगा, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने अब, ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ठीक है। और बताइएगा किसके द्वारा वो हुए थे, प्रिंटेड हुए थे, बोलिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले तो हमें ये जानना जरूरी है, जो हमारे जो बात कर रहा है शेक्सपियर की सोनेट की बात कर रही है, जब भी शेक्सपियर सोनेट की याद मतलब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन तो बनता है इसका, टोटल सोनेट कितने हैं उसके, 154, ठीक है। पहले तो एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि शेक्सपियर के सोनेट कितने हैं, बोलिएगा, 54, क्लियर है। इसको भी उन्होंने कैटेगरी करी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 से लेके 125 या 6 के लगभग
फिर उसके बाद अगर हम बात करें 126 से भी मान सकते हैं आप, ठीक है, 126 से लेके 152, फिर लास्ट के ये इस तरीके से ये कैटेगरी की गई है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। और उसके बाद ध्यान देना, जो ये सोनेट है आपके प्रिंटेड किए गए थे थॉमस थॉर्प, ठीक है। थॉमस थॉर्प एक इंग्लिश पब्लिशर का नाम है, ये इंग्लिश पब्लिशर थे ये। और इसका जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, भले ही आपको अटपटा नाम सुना नहीं होगा, बट ये क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है। जो थॉमस थॉर्प या थॉर्पे, जो भी आप पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। इसका जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो लगभग 1569 से लेके इसकी डेथ हुई थी 1625, ठीक है। तो ये उस समय के आपके उसी समय के हैं जब विलियम शेक्सपियर आपका वहां पर देखो, विलियम शेक्सपियर के बाद इसका जन्म होता है। विलियम शेक्सपियर का कब होता है? 1564 में, ठीक है। तो लगभग उन्हीं के साथ के ये भी आगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन यही था इसमें कि जो शेक्सपियर के जो सोनेट है किसके द्वारा प्रिंटेड किए गए, तो बेन जॉनसन, थॉमस थॉर्पे, थॉर्पे फ्लेचर, ब्यूमॉन्ट। तो थॉमस थॉर्पे, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा इसको, ये एच नहीं है, ठीक है, ये वाला ई है, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु कॉल्ड बैकन द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार आता है। एक बार सबसे पहले क्वेश्चन एक देखो, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किसको कहा जाता है ये, हु इज कॉल्ड द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट, किसको कहा जाता है? बोलो, किसको कहा जाता है? बताइएगा, किसको कहा जाता है ये, द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द मीनेस्ट? बोलिएगा, चुप क्यों होगे, किसको कहा जाता है ये? बोलो। तो लिखा हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ तो है बैक्टन, हु कॉल्ड बैक्टन। इसका मतलब बैक्टन को किसने कहा, ठीक है, बैक्टन को कहा जाता है ये। अब देखो, हु कॉल्ड बैक्टन द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट, द मीनेस्ट ऑफ द मैनकाइंड, ये किसने कहा था? बोलो। एलेक्जेंडर पोप। किसने कहा था? एलेक्जेंडर पोप, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप याद रख लीजिएगा। और उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन था, हु इज द राइटर ह्यूडिब्रास। एक वर्क है ह्यूडिब्रास, आपने सुना होगा ह्यूडिब्रास। तो ह्यूडिब्रास रिटन बाय किसके द्वारा? सैमुअल बटलर के द्वारा। किसके द्वारा? बोलिएगा, सैमुअल बटलर के द्वारा। और ध्यान देना, जो ह्यूडिब्रास है ये आपका पब्लिश हुआ था लगभग लगभग 1663 में। ह्यूडिब्रास जो आपका पब्लिश हुआ था, ह्यूडिब्रास जो आपका पब्लिश हुआ था 1663 में, ठीक है। साथ साथ आप नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है, याद भी करते रहिएगा। और ये ध्यान देना, ये जो ह्यूडिब्रास है आपका मॉक हीरोइक नैरेटिव पोयम है ये आपका, ठीक है, मॉक हीरोइक नैरेटिव पोयम। नोट डाउन साथ साथ करते रहिएगा। सुना नहीं आपने? आंसर में क्या लिखा हुआ? आंसर में देखो, पेपर कहाँ है आपका, पेपर कहाँ है? उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ, क्वेश्चन ही ऐसे पूछा हुआ है, हु इज द राइटर ऑफ ह्यूडिब्रास। आंसर है सैमुअल बटलर। उसने आंसर दिया था सैमुअल बटलर, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन है आपका, हु सेड शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइन। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी कोटेशन है। ये किसने कहा था? हु सेड शेक्सपियर, शेक्सपियर को ये किसने कहा था कि शेक्सपियर हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइन। वो कहता है कि उनके प्ले में ज्यादातर हीरोइन होती है, हीरो कोई भी नहीं है ना। तो इस तरीके से जो हमारा जॉनसन, वीजलॉन्ग, जॉन रस्किन, स्पेंसर, तो किसने कहा था? बोलिएगा, किसने कहा था? जॉन रस्किन ने। किसने कहा था? जॉन रस्किन ने कहा था। और ध्यान देना, जो जॉन रस्किन है वो हमारे विक्टोरियन एज के थे, ये क्रिटिक थे, ठीक है। साथ साथ लिखते रहना, जो जॉन रस्किन हमारे ये विक्टोरियन एज के राइटर है, ठीक है। और अगर मैं जॉन रस्किन की डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, जॉन रस्किन, ठीक है, विक्टोरियन एज के आपके ये राइटर है। और इसके अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 1819 से लेके 1900, ठीक है, डायरेक्ट हो जाते हैं 1900 में हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और बाकी जो इसमें ऑप्शन था वी जे लॉन्ग,
ये आपने सुना भी होगा वीजे लॉन्ग, ठीक है। तो वीजे लॉन्ग जो आपका, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1866 से लेके 1952, ठीक है, 1866 से 1952 तक ये उसकी बॉर्न है और इसकी डेथ है, किसकी, वीजे लॉन्ग। क्लियर है, तो ये आपको साथ साथ आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद इसमें इसका पूरा नाम देखिएगा क्या है, वीजे लॉन्ग का पूरा नाम लिखिएगा विलियम जोसेफ लॉन्ग, ये अमेरिकन राइटर है ये, ठीक है, विलियम जोसेफ लॉन्ग इसका पूरा नाम है ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पता रहना चाहिए। अगर बाकी स्पेंसर आपने सुना है, जॉनसन आपने सुना है, क्लियर है। इसलिए जो दो राइटर थे ये आपको मैंने मतलब बता दिए कि वीजे लॉन्ग अमेरिकन राइटर थे, और इसका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया विलियम जोसेफ लॉन्ग, और इसकी डेट ऑफ बर्थ भी बता दी। क्या बताई डेट ऑफ बर्थ, 1866 से 1952, 1952, क्लियर है। बाकी जॉन रस्किन के बारे में मैंने बता दिया, 1819 से लेके 1900, और ये विक्टोरियन एज के क्रिटिक है जॉन रस्किन। अभी तो उन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिक किया है, वो कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर जो है क्या, हैज नो हीरोज बट ओनली हीरोइन। क्लियर है यहां तक। उसके बाद जो छठा क्वेश्चन था, विच इज नॉट एन ओड बाय जॉन कीट्स, इन्होंने पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वो साफ साफ कह रहा है कि इनमें से कौन सा जॉन कीट्स का ओड नहीं है। जो पहला क्वेश्चन है ओड टू नाइटिंगेल, ये है उसका। ओड टू ग्रेशियन अर्न, ये भी उसका ओड है। और ओड टू ऑटम, ये भी उसका ओड है। और ओड टू द वेस्ट विंड, ये नहीं था उसका। अगर ये उसका नहीं था तो किसका था, सवाल ये है, किसका था ओ टू द वेस्ट विंड, बोलिएगा। पीबी शैली का था, पीबी शैली का था ओ टू द वेस्ट विंड, ठीक है, वेरी गुड, ओ टू द वेस्ट विंड, ये इसका था पीबी शैली। क्लियर है। जब पीबी शैली का था ये, तो ध्यान देना ये रिटर्न किया गया था आपका 1819 में, और जो पब्लिश हुआ था ये आपके सामने, ये 1 साल बाद हुआ था 1820 में। क्लियर है। इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा, ओ टू द वेस्ट विंड बाय पीबी शैली। क्लियर है यहां तक, बोलिएगा। अब उसके बाद देखिएगा, क्लियर है। अब उसके बाद देखिएगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज अ मैन हु इज राइटर ऑफ द फेमस लाइन, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। और ध्यान देना, जो ये अलेक्जेंडर पोप ने कहा था, अगर मैं आपसे पूछूं अलेक्जेंडर पोप कौन से एज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ऑगस्टन एज, ठीक है। अब सवाल ये है, अमित नेगी अपना माइक वो बंद कर दीजिएगा, आवाज डबल हो रही है, ठीक है। मुझे लग रहा है आपके साइड से कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है, ठीक है। आप मैसेज में बोल सकते हो कुछ, अगर कुछ अर्जेंट बात कहना चाहते हो आप, ठीक है। तो हाँ, बात आ रही थी अलेक्जेंडर पोप की। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अलेक्जेंडर पोप की बात करूं, तो अलेक्जेंडर पोप की जो मैं बात करता हूं, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोलते हैं, अगस्टन एज के बहुत फेमस राइटर है ये, ठीक है, अगस्टन एज के बहुत फेमस राइटर है। इसी के नाम से एज ऑफ पोप भी कहा जाता है, एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। और ध्यान देना, जो अगस्टन एज है, वही बताइएगा कहां से कहां तक है, वही बताएगा कहां से कहां तक है, 1700 से 1745 बोलो, या आगे 50 बोलो, ठीक है। तो लगभग 45 तक के आसपास मानी जाती है ये। और ध्यान देना, जो पोप का जो जन्म होता है, आई थिंक मुझे लगता है 1688, और आपका ये इस तरीके से होगा जहां तक लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा, क्लियर है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की, उसके बाद अगर मैं ये बात करूं क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका, विच पोएम डज नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू विकेट, ये बात कर रहा है एडम क्योर, ठीक है, एडम क्योर। ध्यान देना, ये एडम क्योर नहीं होगा, कर्स होगा, ये CURS, कर्स, ठीक है, एडम कर्स।
और द टू ट्रीज, द सेकंड कमिंग। तो ये तीनों के तीनों जो आपकी WV8 की है, और जो बाकी एक पोएम इससे पूछी हुई थी वो थी माई लास्ट डचेस। ठीक है, अगर ध्यान देना, अगर वो WV8 की नहीं है तो किसकी है ये? तो माई लास्ट डचेस आपकी रॉबर्ट ब्राउनिंग की है। वेरी गुड, रॉबर्ट ब्राउनिंग की है। किसकी है? रॉबर्ट ब्राउनिंग की। ठीक है, साथ साथ लिखते जाइएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग की। और क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक नहीं है ये, तो ध्यान देना, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की, ये आपके ड्रामेटिक मोनोलॉग के राइटर बहुत फेमस माने जाते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है ये फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी यही है। ठीक है, तो आप साथ साथ इसको लिखते जाइएगा। ठीक है, फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन कहा जाता है? हाँ, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसकी लग रहा है मुझे, ये इसकी जो माई लास्ट डचेस है, ये आई थिंक 1842 के आसपास इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था। ठीक है, ये 1842 के आसपास ये फर्स्ट पब्लिश हो गई थी, माई लास्ट डचेस। क्लियर है? इसमें एक क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में था द सेकंड कमिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है ये भी। द सेकंड कमिंग को जो रिटर्न किया गया था, लिख लेना, द सेकंड कमिंग को कोई बताएगा? 1919। ठीक है, सेकंड कमिंग को 1919 में, और उसको जो प्रिंटेड आपको पब्लिश के रूप में आता है वो 1 साल बाद आता है। क्लियर है? 1920 में। तो इस तरीके से, और एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी, द सेकंड कमिंग एक होती है, होम कमिंग भी है, एक इसी तरीके से होम कमिंग भी होता है। किसकी? हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें याद होना चाहिए, यही के यही याद होना चाहिए, और यही नोट कर लीजिएगा इसको, ताकि आप, और मतलब होम कमिंग किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद पूछा हुआ था मैंने, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेम ऑफ द राइटर ऑफ द पोयम नो सेकंड ट्रॉय। ध्यान देना, नो सेकंड ट्रॉय की जो आपकी पोयम है, ये भी पोयम है, किसकी है? ये भी WV8 की पोयम है। किसकी है? WV8 की पोयम है। और ध्यान देना, 1916 में ये पब्लिश हुई थी, नो सेकंड ट्रॉय। कब हुई थी पब्लिश? क्या बोला मैंने? ठीक है, इस तरीके से ये भी WV8 की पोयम है आपकी। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो थोड़ा स्पीड से भी चलना है, क्योंकि लेट हो जाती है, फिर बाद बाद में आप लोग भी थोड़ा थक जाते हैं, और कभी कभार मेरा नेट भी इसमें क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि सारे क्वेश्चन आगे भी थोड़ा देखना है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, इन विच वर्क ऑफ वेबस्टर बोसोला इज द सेंट्रल विलेन। तो ये कहना चाह रहा है कि जो वेबस्टर का जो वर्क है, बोसोला कौन से कैरेक्टर में? तो बहुत फेमस है, द डचेस ऑफ माल्फी। ठीक है, जो डचेस ऑफ माल्फी है, तो ध्यान दीजिएगा, डचेस ऑफ माल्फी में ये एक, अगर मैं जेनर की बात करूं तो इसका जेनर है आपका, ठीक है, उसका जेनर है आपका रिवेंज ट्रेजिडी। क्या है? रिवेंज ट्रेजिडी। ऐसा लिखते जाइएगा, रिवेंज ट्रेजिडी इसका जेनर है। और जिसको रिटर्न किया गया था आपका, किसको? किसको? हाँ, ठीक है, जो डचेस ऑफ माल्फी आपका, इसको रिटर्न किया गया था 1612 और 13 के आसपास। ठीक है, 1612-13 की इसकी रिटर्न डेट है। ठीक है, और इसकी पब्लिश फर्स्ट परफॉर्मेंस इसको किया गया था 1614 में, 1 साल बाद। क्लियर है? फर्स्ट परफॉर्मेंस इसकी 1614 में है, 1614 में है। क्लियर है इतना? अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, जो मैंने दूसरे ऑप्शन दिए थे, इसमें इसको भी जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत फेमस वर्क है ये, द वाइट डेविल। ठीक है, द वाइट डेविल की अगर मैं बात करूं, तो ये भी रिवेंज ट्रेजेडी होती है, और 5 एक्ट में लिखी लिखी गई थी। और ध्यान दीजिएगा, 1612 में इसको आप रिटर्न बोलो या पब्लिश बोलो, 1612 में इसको आपको परफॉर्म किया गया था इसको भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप मान लीजिएगा, ये भी आपका बहुत फेमस ट्रेजिडी है, द वाइट डेविल। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें एक ऑप्शन और था, द डेविल्स लॉ केस। ठीक है, द डेविल्स लॉ केस की अगर मैं बात करूं, तो ये ट्रेजिक कॉमेडी है आपकी, और 1623 में इसको पब्लिश किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर केवल और केवल डेट लिख रहा हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं है कि मैं सारे यहाँ पर वर्क लिखूं,
क्योंकि आपके पास पेपर है, तभी मैंने आपको कहा था कि प्रिंट आउट जरूर करिएगा। ठीक है, अब आपको आसानी से आप पेपर देखो और सीधा सीधा वहीं पे डेट भी लिख सकते हो और अलग से भी कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद और हाँ, एक और खासियत बता दूं मैं इसकी, किसकी, जॉन वेबस्टर की। जॉन वेबस्टर की मैं एक खासियत ये बता दूं, इनके जो, अगर मैं आपको बेसिक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर, बेसिक क्वेश्चन ये है, जॉन वेबस्टर जो आपके कौन से एज से बिलोंग करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, जॉन वेबस्टर आपके कौन से एज से बिलोंग करते हैं? तो प्लीज टेल मी। और सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा बस। बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए, बाकी लोग भी बताइए। बाकी लोगों को नहीं करना है कुछ, आगे बताइए और भी बताइए। ये मत सोचिएगा जैकोबियन एज बता दी इन्होंने, तो आप भी बताओ, बताइए। एलिजाबेथन, अमित नेगी, एलिजाबेथन, बाकी और बताइए, और बताइए। बाकी को नहीं आता, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अमित का भी आंसर आया है एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। तो देखो, एलिजाबेथ किस बेस पे आंसर होगा और जैकोबियन एज किस बेस पे आंसर होगा, देखिएगा। अगर मैं एलिजाबेथ की बात करूं तो इसको बोलता हूं मैं 1558 से लेकर 1625। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही बात? उसके बाद अगर मैं एलिजाबेथ को थोड़ा सा तोड़ूं आगे, तो ध्यान देना, एलिजाबेथ को यहां पर आ जाता है क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। ये क्वीन एलिजाबेथ को अगर मैं तोड़ता हूं तो ये बनता है 1558 से लेके 1603। यहां तक क्लियर है? और इसके बाद जो मैं तोड़ू 1603 से लेके 1625, तो ध्यान देना, ये आपका पर्टिकुलर है आपका जैकोबियन एज। यहां पर जेम्स फर्स्ट आपका किंग आता है, जेम्स फर्स्ट किंग। ठीक है, जेम्स फर्स्ट किंग आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन अगर ये है, मैंने कहा कि जॉन वेबस्टर कौन से एज से बिलोंग करता है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन अगर ये है ना दोनों, एलिजाबेथन, जैकोबियन, और तीसरा है आपका मिल्टन, चौथा है रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन। तो ध्यान देना, आपको आंसर क्या लगाना है, जैकोबियन एज लगाना है। क्लियर है? क्योंकि उनके जो बहुत फेमस आपके जो वर्क दिख रहे हैं ना, ये आपको कौन से वाले दिखे थे आपको, बताइएगा। जो मैंने अभी आपको बताए थे, कौन कौन से बताए थे? द वाइट डेविल, डचेस ऑफ मॉर्फी, ये सारे। ठीक है, तो लगभग लगभग आप देखोगे 1600 के बाद है। कहां के बाद है? 1600 के बाद है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये लगभग लगभग इसका वर्कआउट ज्यादातर कहां हुआ है, जैकोबियन एज में। तो ये बहुत फेमस राइटर है। और ध्यान देना, इसकी और खासियत बात बता दूं मैं आपको, ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा मेलोड्रामा के लिए फेमस है। किसके लिए? मेलोड्रामा। ठीक है, किसके लिए फेमस है ये जॉन बैरिस्टर? मेलोड्रामा। अब सवाल ये है कि जो मेलोड्रामा है, ठीक है, किसी के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि मेलोड्रामा किस टाइप से होते होंगे, है ना? तो मेलोड्रामा की अगर मैं बात करूं तो ये बेस्ड अगर मैं मानूं तो ये हॉरर, आपने सुना होगा हॉरर, एंड आप बोल सकते हो वायलेंस बेस्ड होते हैं। ये किस पर बेस्ड होते हैं? वायलेंस बेस्ड होते हैं ये। क्लियर है? ये भी ट्रेजेडी ही होती है। ठीक है, हॉरर वायलेंस बेस्ड होते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसीलिए जनरली हम इसको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मेलो ड्रामा। क्या कहते हैं इसको जनरली, बताइएगा। हाँ, यहाँ तक क्लियर है अब? इसलिए देखो, यहाँ इसलिए आपको साथ साथ और क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, इसके आसपास जो भी और चीजें हैं वो क्लियर हो रही है, वो ज्यादा बेटर है। क्लियर है? ये तो आपने रट ही लिया होगा धीरे धीरे, पर आपको इसके इर्द गिर्द जो भी कहीं लिंक जुड़ा हुआ है इसका, वो पेपर में ये मत ना ऐसे उतार के आएंगे वहां क्वेश्चन, इसके आसपास की चीजें आएगी। जैसे मैंने अभी समझा दिया आपको कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेलोड्रामा क्या है, और ये निम्न में से इसके सबसे ज्यादा मेलोड्रामा कौन लिखते हैं, है ना? तो इस तरीके से समझिएगा आप बात को। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं, व्हेन वाज आर्केडिया फर्स्ट पब्लिश्ड, ये क्वेश्चन आप हल्के में मत लें पहले तो।
जो आर्केडिया है आपकी, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि आर्केडिया है किसकी। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, आर्केडिया है किसकी, किसकी आर्केडिया, किसका वर्क है ये आर्केडिया, बोलो, बोलिएगा। और कोई, और कोई बताइएगा, और कोई बताइए, बोलो, और कोई बताइए, और किसी को नहीं बताना है। देखिएगा, मुझे तो लग रहा है कि आपको ये आना चाहिए था। ठीक है, बहुत फेमस है ये, आर्केडिया फिलिप सिडनी की है। ठीक है, और देखो, आर्केडिया जो आपकी फिलिप सिडनी की है, देखिएगा इसका ओरिजिनल टाइटल लिखिए पहले तो, आर्केडिया का पूरा ओरिजिनल टाइटल लिखो, ओरिजिनल टाइटल साथ साथ लिखते जाइएगा। इसका जो ओरिजिनल टाइटल होता है, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया। ये तो बहुत फेमस है फिलिप सिडनी की। ठीक है, आर्केडिया, ओरिजिनल टाइटल इसका द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया, ये उसका फुल टाइटल है। और ध्यान दीजिएगा, इसका जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था, आर्केडिया जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था, फर्स्ट पब्लिश फर्स्ट पब्लिश ये होता है आपका 1590 में। क्लियर है, और जो सेकंड पब्लिश होता है इसका, ये होता है 1593 के आसपास। क्लियर है, याद रहेगा इतना, बोलो। इसको शॉर्ट में आर्केडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में, बोलिए, क्या बोलते हैं शॉर्ट में। हाँ, क्या मुझे कोई बताएगा फिलिप सिडनी जो ये बार बार बात आ रही है, ये कौन से एज के हैं। देखो साथ साथ हम चलते रहेंगे एज भी, कौन से एज से बिलोंग करते होंगे। हाँ, देखो आप ना थोड़ा सा इंटेलिजेंस भी अपना यूज करिएगा, है ना। देखो, देखो कहाँ से, देखो 90 आसपास का मतलब वो 1600 से पहले की बात कर रहे हैं ना, जब ये वर्क होगा। तो 1558, तो अगर आपको याद भी नहीं है ना ये, तो भी आइडिया लगा सकते हो। तो इसका जहां तक मुझे याद है हल्का, 1552 में आई थिंक इसका जन्म है। अब 1552 या 54, 54 में उसका जन्म है शायद, और 86 में उसकी डेथ है। सोचिएगा, 86 में इसकी डेथ, बहुत जल्दी इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, क्या हो गई थी, ठीक है 80, हाँ। ठीक है, जब उनकी डेथ हुई थी ना, तो इसी के ऊपर ना एक एलिजी भी लिखी गई थी। बताएगा कोई किसने लिखी होगी, इसके ऊपर, डेथ के ऊपर लिखी थी, किसने लिखी होगी, आइडिया है आप लोगों को। एलिजी लिखी थी, एक पेस्टोरल एलिजी लिखी थी, बताएगा कोई। हाँ ना, तो वो क्या बोलते हैं, स्पेंसर ने, एस्ट्रोफेल, सुना आप लोगों ने एस्ट्रोफेल, नाम सुना होगा एस्ट्रोफेल। ठीक है, तो इसी के ऊपर लिखी गई थी वो। ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी आगे भी आएगा शायद ये। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आंसर 1590 था। हाँ, उसके बाद देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग, जो में से शायद गलत, हाँ, ये चीज में से थोड़ी सी ऑप्शन में मैंने बी का सी कर दिया था उस समय जल्दीबाजी में, तो इसमें ऑप्शन में चेंज करवाया था। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग इज कैवलियर पोएट। मैंने आपको परसों फर्स्ट पेपर में मैंने समझाया था कैवलियर पोएट क्या होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, जो आपके क्या थे, जो चार्ल्स फर्स्ट के क्या थे, पोएट्स थे, मतलब उनके, हाँ। ठीक है, तो हाँ, ठीक है, तो उनके ये क्या थे, कोर्ट पोएट थे वो। ठीक है, जब उनके कोर्ट पोएट थे ये, तो ध्यान दीजिएगा उनके नाम आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, उनके नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है, वहां यहाँ पूछा था कि इनमें से कौन सा वो है, क्या बोलते हैं, कैवलियर पोएट है। ऑप्शन दिए थे, रिचर्ड क्रेशो, हेनरी वॉगम और जॉन सकलिंग मिल्टन। तो इनमें से कौन थे, जॉन सकलिंग थे। कौन से थे इनमें, जॉन सकलिंग। तो आप एक दो और भी लिख लीजिएगा, और कौन कौन से थे कैवलियर लिख लीजिएगा। रॉबर्ट हैरिक भी थे कैवलियर में, रॉबर्ट हैरिक थे, कॉमा, रिचर्ड लवलेस, रिचर्ड लवलेस, क्लियर है, और थॉमस क्रू, थॉमस क्रू।
क्लियर है, और एक जॉन सकलिंग हो गया आपके, क्लियर है। रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, थॉमस क्रू और जॉन सकलिंग, ये कौन से हमारे कैवलियर पोएट थे, क्लियर है। और जो मैंने ऑप्शन में दिए थे ना आपको, ऑप्शन में दिए थे, ऑप्शन में दिया था रिचर्ड क्रेशो, तो ध्यान देना रिचर्ड क्रेशो ना मेटाफिजिकल पोएट है, ये क्या ये मेटाफिजिकल पोएट है। और हेनरी वॉगम भी मेटाफिजिकल पोएट है, पता है ना मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है, बियॉन्ड द फिजिकल नेचर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो बाकी जो ऑप्शन में दिए थे रिचर्ड क्रेशो और हेनरी वॉगम, ये आपके मेटाफिजिकल पोएट थे। बाकी मिल्टन का आपको अच्छे से मालूम है, हमारे रिलीजियस पोएट थे, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, हु कॉल्ड शेली द परफेक्ट सिंगिंग गॉड। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को ऐसे रटना नहीं है, समझना है। देखिएगा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हु कॉल्ड परफेक्ट सिंगिंग गॉड, किसको कहा जाता है परफेक्ट सिंगिंग गॉड, शैली को। लेकिन ये यहां कह रहा है किसने कहा, हु कॉल्ड शैली, शैली को किसने कहा परफेक्ट सिंगिंग गॉड, किसने कहा, स्विमबर्न, ए सी स्विमबर्न, इसका पूरा नाम आई थिंक इसी तरीके से है, ठीक है, ए सी स्विमबर्न, ए सी स्विमबर्न, ए सी स्विमबर्न, क्लियर है, ठीक है। माइक ऑफ कर दीजिएगा मैम, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये आप, अगर मैं आपको बात करूं इसका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, लिख लो स्विमबर्न की 1837 1909, स्विमबर्न की अगर मैं बात करूं, स्विमबर्न 1837 इसका जन्म है और 1909 इसकी डेथ है, क्लियर है यहां तक। अब एक और चीज के बाद क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हेन वाज द थर्ड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट। देखो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि लिरिकल बैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिरिकल बैलेट के बेसिक क्वेश्चन आपको भी पता होने चाहिए, तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसके भी। देखो मैंने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है ये आप जान सकते हो। तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो क्वेश्चन पूछा हुआ था किसके बारे में, थर्ड एडिशन के बारे में पूछा था। तो आपको पता रहना चाहिए कि जब लिरिकल बैलेट की भी बात होती है, किसकी बात होती है, लिरिकल बैलेट, तो ध्यान देना जब लिरिकल बैलेट की बात होती है तो 1798 सबको याद रहता है। और वास्तविकता अगर मैं देखूं तो रोमांटिक एज की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, क्लियर है, पहली बात क्लियर हो गया तक, रोमांटिक एज की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और प्लस अगर मैं लिरिकल बैलेट की बात करूं तो ध्यान देना ये जो आपका कलेक्शन के रूप में आपको दिखता है, और जो ये कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा आपका कौन कौन है इसमें, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.सी. कॉलरिज। ध्यान देना, अब सवाल केवल इतना ही नहीं है, सवाल इतना है कि इसमें टोटल पोएम जो हम देखने को मिलती है कितनी मिलती है, बोलो, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। तो 1904 कितनी होती है, 23, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन नहीं बोलने, ठीक है, वहां पर ये आगे कितने उसमें पोयम है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ उसमें कितनी पोयम है, 19, और एस.सी. कॉलरिज की कितनी है, 4, ठीक है। जो कि आपकी पहली पोयम अगर मैं लिरिकल बैलेट की बात करूं तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर होती है, और एस.सी. कॉलरिज की भी पहली पोयम होती है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप जान सकते हो लिरिकल बैलेट का जो फर्स्ट आपका ये देखने को मिलता है 1798 को मिलता है। फिर अगर मैं दूसरे पब्लिक की बात करूं जो आपका प्रीफेस के रूप में भी दिख रहा है वो आपका 1800, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रही है। उसके बाद पूछा हुआ था आपसे, क्या पूछा हुआ था, थर्ड एडिशन के बारे में पूछा हुआ था। तो थर्ड एडिशन मिलता है आपको 1802 में, क्लियर है, थर्ड एडिशन मिलता है आपको 1802 में। और फिर एक और चीज देख लेना, फोर्थ एडिशन, देखो ये फर्स्ट हो गया है ना 1798, और दूसरा 1800, तीसरा 1802, और चौथा अगर मैं बात करूं तो 1805 में, कब है, 1805 में। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लीजिएगा कि हो सकता है नेक्स्ट मेरे प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि सेकंड एडिशन कौन सा है, और हो सकता है वहां पर भी एलटी के एग्जाम में है। अब टोटल को तो मुझे पता नहीं है इससे आगे और कौन सा है, बट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर मैंने बता दिया।
बाकी मुझे आगे मैंने भी देखा नहीं ज़्यादा खास, ठीक है। बाकी फोर्थ मैंने आपको बता दिए, फर्स्ट 98, सेकंड 1800, थर्ड 1802 और उसके बाद या फोर्थ 1805। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये दोनों का कलेक्शन था एस सी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, पेपर है ना सामने आपके? हाँ ना तो बोलो है। ओके ओके ओके, मतलब कल बोल के कोई फायदा नहीं हुआ परसों, ठीक है। बोला था ना मैंने कि आप पेपर प्रिंट आउट करिएगा, बहुत इजीली आपको तरीके से मिल जाएगा वो, ठीक है। तो हु इज द राइटर ऑफ द, साथ साथ देखते भी रहो, हु इज द राइटर ऑफ द डबल डीलर। ध्यान देना, जो डबल डीलर आपके जो एक वर्क है किसके द्वारा है? विलियम कॉन्ग्रीव, ठीक है। जो विलियम कॉन्ग्रीव आपके, ध्यान देना, डबल डीलर आपका कॉमिक प्ले है। कैसा प्ले है? कॉमिक प्ले है। क्लियर है? और इसका जो फर्स्ट मतलब परफॉर्मेंस हुई थी वो थी 1693 को, 1693 को। क्लियर है? जो डबल डीलर की आपकी 1693 को, ठीक है, विलियम कॉन्ग्रीव का ये वर्क है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत लोगों ने इसको गलत करा है, जल्दीबाजी में भी हो सकता है और कंफ्यूजन भी हो सकता है, ठीक है। जो चीज जो रटने वाले ज्यादा होते हैं वो ऐसे क्वेश्चनों को हो सकता है बाई मिस्टेक गलत कर देते होंगे, या एक्साइटमेंट के चक्कर में भी हो सकता है वो गलत कर दे। तो ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होनी चाहिए करते हुए, थोड़ा सा पेशेंस बनाना जरूरी है, ठीक है। थोड़ी आदत बनाइएगा पेपर के समय, ऐसा ना हो कि जो चीज आती है गलत हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर इन द एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। सबसे पहली बात तो ये है, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला है क्या? ये जो ये सॉन्ग की बात कर रहा है, पहले क्वेश्चन आपको ये आना चाहिए कि एस्ट्रोफेल एंड स्टेला है क्या? ये क्या है? ये एस्ट्रोफेल एंड स्टेला है क्या? ये ठीक है। तो एक ये आपको सोनेट सीरीज के रूप में भी दिखेगा ये, ठीक है, सोनेट सीरीज के रूप में भी दिखेगा एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। और ध्यान दीजिएगा, किसकी सोनेट सीरीज है ये? किसकी है? बोलो, बाकी और बताओ किसकी है ये? सिडनी की है वो, ठीक है, सिर्फ सिडनी की है। और ध्यान देना, देखो यहाँ कंफ्यूजन मत होना, एक केवल एस्ट्रोफेल है ये। क्या है? एक वो एस्ट्रोफेल जो किसका, वो स्पेंसर का है, और किसके लिए लिखा था? वो सिडनी, है ना। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना आप लोग। तो जब उन्होंने ये सोनेट क्या बोलते लिखा था, किसने? सिडनी ने। तो ये एड्रेस क्या था? एड्रेस उसने अपने बिलव्ड के लिए किया था, एड्रेस हिज बिलव्ड, लिख सकते हो आप, ये एड्रेस हिज बिलव्ड। जैसे शेक्सपियर के सोनेट किसके लिए एड्रेस है? मतलब शाबाश, क्या मैरिलिटन, या आप ये बोल सकते हैं हिज बिलव्ड, है ना, शॉर्ट में। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो ऐसे ही ना इन्होंने क्या करा था इसमें, जो अगर हम बात करें एस्ट्रोफल एंड एस्टेला सीरीज है, ये सोनेट सीरीज है, तो इसमें कम से कम 11 क्या थे, 11 आपके सॉन्ग थे, और 108 आपके सोनेट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सोनेट मिलते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ था, मैंने सोनेट्स का तो नहीं पूछा, बट सॉन्ग्स पूछे थे ओनली। क्या पूछे थे? सॉन्ग्स पूछे हुए थे ओनली। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में 108 था, 109 था, 11 था, केवल 12 था। तो इसका आंसर बहुत लोगों ने 108 भी लगा दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 11 है। क्या है? 11। अगर मैं ये पूछता हूँ उसके सोनेट कितने हैं, तो 108 कर ले। ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है, देखो, 10, 108, है ना, फिर 11, 109, है ना। तो इस तरीके से दोनों को भी वो कंबाइन दे सकता है। क्लियर है? तो दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसमें थोड़ी सी दुविधा भी आपको मिलेगी। जो एस्ट्रोफेल एंड स्टेला है, ये 1580 के दशक में लिखी गई थी। दशक की बात कर रहा हूं मैं, 50, 80s एस, ठीक है, 1580 के दशक में लिखी गई थी। बट अगर मैं पब्लिश की बात करूं, पब्लिश की बात करूं, तो इसको पब्लिश किया गया था उसकी डेथ के बाद, 6 साल, उसकी 5-6 साल डेथ के बाद इसको पब्लिश किया गया था 1591 को। क्लियर है? क्लियर है?
सोनेट सीक्वेंस है ये, सोनेट सीक्वेंस है ये उसका, ठीक है, जो सीरीज बोल रहा था मैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेरिकन पोएट। बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछना चाह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा अमेरिकन पोएट नहीं है। वॉल्ट विटमैन है, ठीक है। अगर वॉल्ट विटमैन है, उसके बाद आपको भी ये भी पता होना चाहिए कि उसके बाद एमिली डिकिंसन है। एमिली डिकिंसन भी आपके क्या है, अमेरिकन पोएट है। उसके बाद आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट मिलते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आपको पता है। उसके बाद था इसमें स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर की मैं अगर बात करूं तो अगर वो अमेरिकन नहीं है तो फिर कहाँ के है, ये क्वेश्चन अब ये है, बोलो कहाँ के हो। हाँ, इंग्लिश पोएट है ये, ब्रिटिश पोएट है हमारे, ठीक है। इनके जो लिखिएगा 1909 और 1995, ये उसका आपका डेट है उसकी, ठीक है। 1909 में उसका जन्म होता है और 1995 आपको उसका डेथ हो जाती है। क्लियर है। और उसकी एक दो वर्क में आपको बता दूं, द टेम्पल उसका एक वर्क है, द टेम्पल, क्या, हाँ, कलेक्शन के रूप में आई थिंक ये द टेम्पल। और एक दूसरा है टू माई डॉटर, इसका वर्क है, बहुत फेमस है ये भी, टू माई डॉटर। क्लियर है। बाकी मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया था एस्ट्रोफेल, किसका वर्क था। एस्ट्रोफेल एक पोयम है जो किसकी थी, स्पेंसर, जो कि एलिजी के रूप में आपको दिखेगी, पेस्टोरल एलिजी है। और ये किसके डेथ पर, फिलिप सिडनी के डेथ पर उन्होंने लिखी थी, ठीक है। अब नहीं बोलोगे इसको, ठीक है। 25 तारीख तक तो मत बोलना, उसके बाद बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, वो डिफाइंड विट। विट, देखो विट होता क्या है, विट का मतलब हम अगर समझे तो इंटेलिजेंस से ही लगा सकते हो, है ना, विट, ठीक है। तो बुद्धि आप पता ही है, साइकोलॉजी में भी अच्छी तरीके से पढ़ते हो, ठीक है, समझते हो, ठीक है। तो जो विट को डिफाइन किया है यहाँ पर, अगर मैं विट की अगर बात करूं हल्का सा, तो उन्होंने एक कोटेशन दी थी, उन्होंने डिफाइन कैसे किया था, व्हाट ऑफ वाज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड, ठीक है। ध्यान देना, ये पिछले बार एलटी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, एलटी में क्वेश्चन आया था। फिर ऑप्शन था रिचर्ड स्टील, अलेक्जेंडर पोप, जॉन डन और विलियम ब्लेक। क्लियर है। तो अलेक्जेंडर पोप फिर से आ गया। तो मैंने अभी आपको बताया था, अलेक्जेंडर पोप का जन्म कब हुआ था, 1888। शाबाश, वेरी गुड। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा पहले सोचना है तब बोलना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन था नेक्स्ट, टीएस इलियट, द वेस्ट लैंड इज डेडिकेटेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, एजरा पॉन्ड के लिए उन्होंने डेडिकेट किया था। किसके लिए करा था, एजरा पॉन्ड। और ध्यान देना, जो ये द वेस्ट लैंड है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द वेस्ट लैंड, द वेस्ट लैंड आपका 1922 बहुत फेमस है, ठीक है। 1922 आपका ये पब्लिश मान लो, ये रिटर्न मान लीजिएगा, 1922 ईयर इसका बहुत फेमस है। और किसके द्वारा लिखा गया, टीएस इलियट, ठीक है। डेडिकेट किसको है, एजरा पोन को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ईयर वॉज द पोयम माइंडिंग वॉज पब्लिश्ड। देखो सवाल ये नहीं है कि कब पब्लिश हुई, तो पहले सवाल ये है किसकी पोयम है, किसकी पोयम है ये, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। अगले क्वेश्चन में पेपर में ऐसे भी आ सकता है, एलटी में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि माइंडिंग वॉल किसकी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। और उसकी जो पब्लिकेशन अगर मैं डेट बात करूं तो 1940 है, 14 है, ठीक है। 1914 में इसको पब्लिश किया गया था। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर पूछा हुआ है कि व्हेन वाज द ओल्ड मैन एंड द शीप वाज पब्लिश्ड। देखिएगा इसमें थोड़ा सा कल मैंने आपको वो कराया था, थोड़ा सा चेंज करवाया था। जो लास्ट ऑप्शन है उसमें 1952 को ये आपका पब्लिश हुआ था। लिखते रहो साथ साथ, ओल्ड मैन एंड द सी की अगर मैं बात करूं, देखो ओल्ड मैन एंड द सी, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखो अगर रिटर्न की बात करो तो 1951 है, अगर पब्लिश की बात करो 1952 है। और ध्यान दीजिएगा, इसको जो आपका एक अवार्ड मिला था, अवार्ड मिला था उसको, कौन सा, पुलित्जर मिला था, पुलित्जर वो मिला था एक साल बाद 1953 को। और एक और खास बात, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज मिलता है इसको एक साल बाद 1954 में। ये इसके चारों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इसको किसी भी तरीके से याद रख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब फोन आ रहा है आप लोगों का, जरा उसको थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं द ओल्ड मैन एंड द सी, ठीक है, ओल्ड मैन एंड द सी की अगर मैं बात करूं, इसमें एक दो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओल्ड मैन इसमें कौन होता है? सेंटियागो। कौन होता है? सेंटियागो होता है। क्लियर है? अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जैसे सेंटियागो में आपने देखा होगा एक फिश का नाम भी है, मतलब फिश का नाम भी पूछते हैं कभी कभार, मेरलाइन। हाँ, और कितनी लॉन्ग होती है वो? 18 फीट। ठीक है, और उसको जो ये मछली जो मार्लिन है, कितने समय लगता है उसको पकड़ने में? 84 डेज। ठीक है, हाँ, माइक थोड़ा ऑफ कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, आवाज डबल आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें विलियम गोल्डिंग बिलोंग्स टू। ध्यान देना, विलियम गोल्डिंग जो आपका इसमें पूछा होता है 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। ठीक है, अगर सेंचुरी की मैं बात करूं, अगर आपको ये जन्म उसका मृत्यु पता है, विलियम, ये ब्रिटिश नोबलिस्ट थे आपके विलियम गोल्डिंग। ठीक है, विलियम गोल्डिंग का पूरा नाम है विलियम जिराल्ड गोल्डिंग। विलियम जिराल्ड गोल्डिंग। क्लियर है? इसका पूरा नाम होता है विलियम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, विलियम जिराल्ड गोल्डिंग। ठीक है, अगर उसके बाद मैं बात करूं, इसका जो बॉर्न होता है विलियम गोल्डिंग का, वो 1911 में होता है और डेथ होती है 1993 में। ठीक है, इसीलिए वो कौन सी सेंचुरी के बन गए? 20th सेंचुरी के बन गए। कौन से सेंचुरी के? ये 20th सेंचुरी के। क्लियर है यहाँ पर? उसके बाद नेक्स्ट वर्क था क्राई द पीकॉक वॉज पब्लिश। ठीक है, 1963 को ये पब्लिश होता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं क्राई द पीकॉक, हु इज द रिटन बाय अनीता देसाई। क्लियर है? साथ साथ लिखते जाइएगा, अनीता देसाई के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये जो इसमें दिया हुआ है आपका, कौन सा दिया इसमें, जैसे हु इज द राइटर ऑफ सीजर एंड क्लियोपैट्रा। देखो, ये भी बहुत कंफ्यूजन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सीजर एंड क्लियोपैट्रा आपका जी.बी. शॉ का है, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। ध्यान दीजिएगा, जो सीजर एंड क्लियोपैट्रा है, इसको रिटर्न किया गया था 1898 को, और पब्लिश हुआ था ये आपका एक साल बाद 99 को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 1898 को ये आपका रिटर्न हुआ था सीजर एंड क्लियोपैट्रा, और 1899 को ये आपका पब्लिश होता है बाय जी.बी. शॉ। और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कंफ्यूजन होता है सीजर एंड क्लियोपैट्रा में, वो होता है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ठीक है, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा आपका किसका है? विलियम शेक्सपियर। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद देख लीजिएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज बॉर्न। देखिएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज बॉर्न आपके 1822 में आपके होते हैं। 1822 में जब ये बॉर्न होते हैं, तो इसकी आपकी डेथ, ठीक है, डेथ भी याद रख लेना इसकी 1801 ठीक है, 1888। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं, द स्कारलेट लेटर, पहले टेस्ट में भी था ये, द स्कारलेट लेटर आपका किसके द्वारा लिखा गया था? नेथनाइल हाउथॉर्न के द्वारा लिखा गया था। और ये जो पब्लिश होता है, ये भी मैंने आपको वहां पर बताया था, 1850 में ये पब्लिश होता है। और उसमें मैंने पूछा हुआ था ये, उसमें ए लेटर मैंने आपको कहा था एडल्ट्री को शो करता है। और यहाँ पर पूछा हुआ है इसका जेनर, तो ये एक रोमांस है। ये क्या है इसमें? रोमांस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डी फादर वॉज, क्या थे हार्डी के फादर? एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, जॉर्ज इलियट बिलोंग्स टू, जॉर्ज इलियट है कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? तो आंसर था यहाँ पर विक्टोरियन एज। ठीक है, विक्टोरियन एज। ठीक है, अगर मैं अब पहचानना कैसे है कि विक्टोरियन एज की है, पहचानना कैसे है विक्टोरियन एज की है? ठीक है, अगर आपको बॉर्न वगैरह थोड़ा सा पता है इसका, तो आप अच्छे से पता कर सकते हो। अगर मैं इसकी बॉर्न की बात करूं, तो 1819 और 1880 इसका आपका जन्म है। तो ध्यान दीजिएगा किसके इर्द गिर्द आ रही है, क्योंकि विक्टोरियन एज कहां से शुरू होती है लगभग, अगर मैं बात करूं 1830 से लगभग 1901 के आसपास तक चलती है। तो देखिए इसी के बीच आ रहे हैं।
क्लियर है? इसलिए आपके कहा कौन से एज में आ गई ये? विक्टोरियन एज में, ठीक है। उसके बाद हु वाज द मास्टर ऑफ कंपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मास्टर ऑफ कंपोजिशन, देखो कंपोजिशन का मतलब प्रोज से लगा दो आप, है ना, क्योंकि प्रोज में ही होते हैं लॉन्ग कंपोजिशन टाइप के, है ना, ऐसे वगैरह ये, ठीक है। तो ये आपके इसमें कौन हो जाएगा? बैटकन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मास्टर ऑफ कंपोजिशन कौन हो जाएंगे? बैटकन हो जाएंगे। और बैटकन मैंने आपको बताया था इसकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है 1561 से 1626, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। क्लियर है? अब उसके बाद मैं बात करूं द फुल नेम ऑफ R.L. स्टीवेंसन, ध्यान दीजिएगा, लिख रहिएगा साथ साथ। ये जो आपके रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन नाम ही होता है इसका, और स्कॉटिश नोवेलिस्ट है ये, ठीक है, स्कॉटिश नोवेलिस्ट है ये। और इसका जो जन्म होता है वो 1850 और इसकी डेथ होती है 1894 को। क्लियर है? इतना सा याद रख लीजिएगा, R.L. स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट पूछा हुआ था बर्ट्रैंड रसेल वॉज बोर्न ऑन 18 मई 1872। ध्यान दीजिएगा, ये पिछली बार लेक्चर में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, ठीक है, लेक्चर में पूछा हुआ था कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो 1872 में होती है। और उसकी जो डेथ होती है वो होती है 1970, 98 साल जिए थे ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बर्ट्रैंड रसेल जो आपके ब्रिटिश राइटर है, कौन है ये? ब्रिटिश राइटर है। जब ब्रिटिश है इसका पूरा नाम ध्यान दीजिएगा, बर्ट्रैंड ऑर्थर विलियम रसेल, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है, बर्ट्रैंड ऑर्थर विलियम रसेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप जान सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं व्हाट इज द जेनर ऑफ ट्वेल्थ नाइट, ये आपको भी पता है कि ट्वेल्थ नाइट का जेनर क्या है। आंसर थे ट्रेजेडी, कॉमेडी और पॉलिटिकल प्रोज, तो कॉमेडी है ये, ठीक है। लगभग लगभग अगर मैं बात करूं तो 1601 और 2 के आसपास लिखी गई थी, साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। 1601 और 2 के आसपास लिखी गई थी ये ट्रेजेडी, सॉरी कॉमेडी। और इसका जो टाइटल पूछा जाता है बेसिकली वो है व्हाट यू विल, ठीक है, ये ज्यादातर आपको पूछा जाता है व्हाट यू विल। जेनर है मतलब उसका, सॉरी टाइटल आपका ट्वेल्थ नाइट का। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन, G.B. शॉ डाइड, देखो डाइड पूछा नवंबर 2 1950, डेट यहाँ पर मेंटी 1950, दो ऑप्शन थे, एक 2 नवंबर का, एक 3 नवंबर, तो 2 नवंबर 1950। जब आपको डेट पता होती है तो आपको जन्म भी पता होना चाहिए, तो लगभग लगभग 1856, ठीक है। अगर मैं डेट की बात करूं 26 जुलाई, ठीक है, 26 जुलाई 1856 में इसका जन्म होता है, और 2 नवंबर 1950 की डेथ होती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये एक हमारे आयरिश, कौन थे ये? आयरिश पोएट प्ले राइट थे ये। क्लियर है? उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द बेल जार, ठीक है। बेल जार किसका वर्क है? सिल्विया प्लाथ का, जिन्होंने कितने बार मर्डर सुसाइड करने की कोशिश की थी? 10 टाइम्स। वॉज पब्लिश इन 1963 को। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एज़्रा पोंड एमर्ज इन इंग्लिश पोइट्री एज द फाउंडर ऑफ मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट फाउंडर करा था उसने एज़्रा पोंड ने? इमेजिस्ट, सिंबोलिस्ट, रोमांटिक, मॉडर्न। तो इनमें से इमेजिस्ट को इसने फाउंड किया था। और ध्यान देना, जो आपका सिंबोलिस्ट है वो सबसे ज्यादा योगदान W.B. ईट्स का आता है इसमें। किसका आता है? W.B. ईट्स का, ठीक है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद जी एज़्रा पोंड है, ये अमेरिकन पोएट और क्रिटिक थे। ये कौन थे? ये अमेरिकन पोएट क्रिटिक बोल सकते हो। इसका अगर मैं जन्म की बात करूं 1885 से लेके 1972, 1885 और 1972। क्लियर है? साथ साथ लिखते जाइएगा, बार बार नहीं मिलेगा आपको नेट में ये, ठीक है, तो एक जगह लिख लीजिएगा इसको। अब जितनी याद रह सकती है तो वो अच्छी बात है, ठीक है। अब उसके बाद मैं अगर बात करूं, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन था रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न। देखो सिंपल सी बात है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज बोर्न 1974 को। कब हुई थी? सॉरी, ये पूछा क्वेश्चन क्या था? हाँ हाँ, ठीक है। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो आपका जन्म होता है वो 1874 को होता है, जो डेथ होती है वो 1963 को होती है। क्लियर है?
अभी अभी हमने पढ़ा था कुछ 1963 में द बेल जार को पब्लिश किया गया था, है ना। इस तरीके से आप याद रख लीजिए। हाँ, द क्राई फॉर द पिकॉक भी है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं लव लिस्ट ऑफ ट्रीज, ठीक है। ये आपका कंपोज किया गया था 1879 को, और किसका वर्क हो सकता है ये, किसी को पता है? ए हाउसमैन, क्लियर है। उसके बाद अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ब्रावेंशियो, ये आपको पता होना चाहिए। ब्रावेंशियो कौन है, बोलिएगा। किसका पापा? डेस्डिमोना का। और ब्रावेंशियो कौन से प्ले में है, कौन से प्ले में, कौन से प्ले में ये? ऑथेलो में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, विच ऑफ दीज वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू रॉबर्ट लिन। रॉबर्ट लिन आपने सुना होगा, ठीक है। रॉबर्ट लिन की अगर मैं बात करूं तो इसके वर्क यहां पर आपके पूछे गए थे, आयरलैंड अ नेशन। दूसरा ऑप्शन था द आर्ट ऑफ लेटर्स। तीसरा था ओल्ड एंड न्यू मास्टर। चौथा ऑप्शन था माई अर्ली लाइफ। तो यहां पर ये पूछा हुआ था कौन सा वर्क नहीं है, तो ये अ नेशन उसका वर्क है, आर्ट ऑफ लेटर्स उसका वर्क है, ओल्ड एंड न्यू मास्टर इसका वर्क है। तो माई अर्ली लाइफ उसका वर्क नहीं था। तो अगर उसका वर्क नहीं था तो किसका था फिर? देखो, ये महात्मा गांधी वाला नहीं है। देखो, महात्मा गांधी का माई अर्ली लाइफ नहीं होगा, कुछ और भी होगा आगे, इसमें कंफ्यूजन मत होना। माई अर्ली लाइफ कुछ और भी आगे महात्मा गांधी के वर्क में। ये अगर इतना ही आया ना माई अर्ली लाइफ, तो ये विंस्टन चर्चिल का है। किसका है? विंस्टन चर्चिल का है। 1930 में ये पब्लिश होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। आपको महात्मा गांधी भी दिखाएंगे वहां पर, बट उसके साथ कुछ और। हाँ, 30-30। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेम ऑफ द क्रिटिक हु डिफाइंड द रोमांटिसिज्म एज द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी। किसने क्रिटिक करा था ये इस तरीके से, किसने डिफाइन करा था रोमांटिसिज्म? वॉल्टर पेटर, ठीक है। तो इस तरीके से यार रोमांटिसिज्म को इसने डिफाइन इस तरीके से किया था, तो ये क्या था, तो वॉल्टर पेटर, ये पीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये हमें जनरली भी यूज करते हैं ये एडेज। ये जो एडेज होती है, मैक्सिम होती है, कहावतें होती है, एडेज बोलते हैं इसको, मैक्सिम बोलते हैं इसको, ठीक है, कहावतें, एडवर्ब, सॉरी प्रोवर्ब, ठीक है। तो जब प्रोवर्ब की बात करते हैं, अ लिटिल नॉलेज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखो ग्रामर का यूज हुआ यहाँ पर। कम नॉलेज, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है ना। तो इस तरीके से वो कह रहा है कि फेमस फ्रेज, किसकी ये फ्रेज फेमस है, ये किसने कहा था, ये अलेक्जेंडर पोप ने। चलो ये तो आपने याद कर लिया है ना, ये तो चलो याद कर लिया होगा आपने लाइन। लेकिन किसने कहा था इसने, ये सवाल ये अब, किसने कहा था इसने ये? एक वर्क है उसका ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, एक वर्क है बहुत फेमस है उसका ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म। ध्यान देना, जो भी पोप ने कुछ कहा होगा ना, तो ज्यादातर वो उसी में ही है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में, देखना आप, ठीक है। तो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा था ये कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, और ध्यान देना 1711 में इसको आपका लिखा गया था। और दूसरी बात, दूसरी और इंपॉर्टेंट बात यह है, आपने एक और पढ़ा होगा, इसी के जैसा एक दूसरा वर्क है, ऐसे इन क्रिटिसिज्म। देखो यहां पर आप जल्दीबाजी मत कर देना, ऐसे इन क्रिटिसिज्म, अंतर देखिएगा कितना है, कम है ना। ऐसे इन क्रिटिसिज्म और ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म में बहुत अंतर है, क्लियर है। आपको याद है कि ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म पोप का है, और जल्दीबाजी में आपको यहाँ पर ये दिखता भी नहीं है बीच का, जैसे आपको ऐसे क्रिटिसिज्म दिखता है आप सीधे एक्साइटमेंट में पोप में लग चले जाते हो, अगर आपको याद है तब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो किसका है, पोप का। अब ये बताइए ये किसका है, ऐसे इन क्रिटिसिज्म किसका हो सकता है, ये आर्नोल्ड का है, मैथ्यू आर्नोल्ड का है, ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड का है। और इसको भी इन्होंने दो सीरीज में आई थिंक पब्लिश किया था, 1865
1965 में पहली इसकी सीरीज थी, दूसरी सीरीज है उसकी आपके लगभग लगभग 1888। ठीक है, तो केवल आप इतने याद रख लीजिएगा, एसेंट क्रिटिसिज्म किसका वर्क है? मैथ्यू आर्नोल्ड। क्लियर यहां तक? अब उसके बाद वेटिंग फॉर महात्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। वेटिंग फॉर महात्मा वॉज, हाँ 1888, ठीक है 1888। अब उसके बाद मैं बात करूं, वेटिंग फॉर महात्मा किसका वर्क है? और वेटिंग फॉर गोडो किसका है? सैमुअल बेकन। क्लियर है? तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। वेटिंग फॉर महात्मा आपका आर.के. नारायण का, और पब्लिश हुआ था ये 1955 में। कब हुआ था? 1955 में। तो इसको आप ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है अ पैसेज टू इंग्लैंड। अ पैसेज टू इंग्लैंड वाज रिटन बाय नीरज सी चौधरी। ठीक है, और आई थिंक पैसेज टू इंग्लैंड 1959 को पब्लिश होता है, 1959 को। क्लियर है? 1959 को ये पब्लिश होता है पैसेज टू इंग्लैंड। और पैसेज टू इंडिया किसका है? कब पब्लिश होता है? ये क्यों नहीं पता? कल परसों बताया नहीं मैंने? बताया था 1923 कुछ होगा, 1923 होगा, करवाया था मैंने अच्छे से। ठीक है, चेक कर लेना आप, यही होगा। ठीक है, 1923 होगा। और उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपका करा आपने चेक? यही है, कर लेना चेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द क्या बोलते हैं नोबल अनटचेबल पब्लिश। ये मैंने शुरू पहले क्वेश्चन में समझा दिया। अनटचेबल कब पब्लिश हुआ? 35, फर्स्ट नोबल ऑफ आर.के. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई स्टोरीज और, हाँ मैं भी कहाँ जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, हाँ ठीक है। ये व्हेन वाज द नोबल अनटचेबल, अनटचेबल किसका है? यही तो कर रहा था मैंने। क्या पहला क्वेश्चन कहाँ गया? पहला क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ऑटोबायोग्राफिकल, हाँ ठीक है, उसी का ही तो है ये भी। ठीक है, आर.के. नारायण हो गया। ओ सॉरी, मुस्कुरादन। उसके बाद क्या है इसमें? माई स्टोरी, कम लगा, ऑटोबायोग्राफिकल क्या है ये? ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कब ये अपीयर्ड होती है? ये 1975 को। ठीक है, 1975 को ये अपीयर्ड होती है आपका। उसके बाद पैसेज टू इंडिया पब्लिश 90, हाँ सुनो 1924। देखो एक आंसर आया अभी, 1924 कह रहा, हाँ हो सकता है 1924। ठीक है, यही मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज था 1923 और 24 में। हाँ अभी याद आ रहा है 1924 होगा। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखिएगा माई स्टोरी, थैंक यू, क्या बोलते हैं आपका नाम? माई स्टोरी 1973, कमला दास। नेट में देखो, नेट में अगर सर्च करोगे ना तो आपको 71 भी मिलेगा, 73 भी मिलेगा। ठीक है, बट इसका रियल आंसर 75 भी है आई थिंक। ठीक है, देख लेना आप इसको एक बार से, कोई भी चेक कर लेना इसको। ठीक है, अब उसके, हेलो हेलो, देखिएगा जो माई स्टोरी है आपकी, ठीक है, ध्यान देना इसका टाइटल क्या है? कोई बताएगा इसका टाइटल क्या है माई स्टोरी का? हाँ ठीक है, एंड लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, एंटे कथा, ये इसका टाइटल है ये। ठीक है, और ध्यान देना मलयालम में पब्लिश हुआ था ये पहले। ठीक है, किसमें हुआ था? मलयालम में। ठीक है, और ध्यान देना, हाँ और ध्यान देना ये आपका जो कमला दास है उसका दूसरा नाम क्या है? कमला सुरैया।
ध्यान देना, इसका पेन नेम क्या होता है, लिख कर आओ साथ, माधवी कुट्टी, ठीक है। और इसके दो कुछ फेमस पोएम वर्क है, आपने सुना होगा नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, फेमस पोएम है उसकी, और एक शायद 60 पोएम, सॉरी ओहो सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ उसमें अलग है वो, ठीक है। इसकी और दूसरी पोएम है, कौन सी आ रही हो, कमला दास की, कौन सी है वो, हाँ हाँ वो कह रहा था, वो उसका फर्स्ट है वो, ठीक है। हाँ वो वाला कह रहा था मैं, डांस, हाँ ठीक है, वही वाला मुझे याद आ रहा था, वो थोड़ा उल्टा बोल दिया, ठीक है। डांस ऑफ दिनेश वाला, हाँ ठीक है। और ध्यान देना, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये सेकंड क्वेश्चन, हाँ क्या नाम उनका, ज्योति मैम, हो सकता है ये 73 हो, मैं इसको चेक करके बता दूंगा कि माई स्टोरी 73 भी है, ठीक है। पर मेरे हिसाब से 75 है, फिर भी मैं एक बार उसको चेक करूंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट लिटरेरी वर्क ऑफ निजम इजगिल, देखिएगा, यहां पर अगर बात करूं तो आंसर था इसका अ टाइम टू चेंज, ठीक है, जो कि पब्लिश होता है 1952 को, कब होता है, 1952 को, क्लियर है, 52, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी इसगिल की, तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है 1924, 1924 2004 में उसकी डेथ होती है, ठीक है। 1924 में अभी पढ़ा था हमने पैसेज टू इंडिया, है ना, वो उसको, और 2004 में इसका आपका डेथ हो जाती है, क्लियर है। और ध्यान देना, इसमें अगर मैं बात करूं, इनको 2009 में पद्म श्री मिला था, क्या मिला था, नहीं इसको नहीं मिला था वो, सॉरी वो आगे है, ठीक है, एक तो सब मिक्स हो रखा ना इसलिए, चलो ठीक है, इसको इसको नहीं मिला था, इसका वर्क था वो क्या, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, लिख लेना वो, फेमस पोयम है इसकी वो, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, और एक 60 पोएम्स भी है इसकी शायद, हाँ ठीक है। हम्म, हाँ वो देखो, पद्मश्री मिला था इसको, मिला था इसको 1988 को मिला था, कब मिला था लिख लो, 1988 को पद्मश्री मिला था। और इसको साहित्य भी मिला था, पता है, 83, 1983। अब जब इसको साहित्य मिला था, किसके लिए मिला था, लेटर डे, हाँ लेटर डे, पी एस एल एम एस, फार्म, जो भी पढ़ना है एग्जाम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसको मिला था 1983 में, साहित्य मिला था इसको, ठीक है। पद्मश्री आपका 1988 को मिला था, क्लियर है, म्यूजियम म्यूजिकल, इसकी मैंने डेट ऑफ बर्थ दिखा दी ना, 1924 से 2004, याद रहेगा इतना। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इसमें दो तीन ऑप्शन में दिया हुआ था कुछ और, हाइमंस इन डार्कनेस, ये भी इसी के वर्क है ये सारे, इसगिल के, ठीक है। हाइमन या हाइम्स इन डार्कनेस 1976 में उसको पब्लिश किया था, 1976, 1976। उसके बाद का नेक्स्ट उसमें ऑप्शन था द एग्जैक्ट टाइम, ये 1965 है, क्लियर है, हाँ द एग्जैक्ट नेम 1965, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, जयंत महापात्रा, ठीक है, ये आपके इंडियन पोएट है, इस बेसिकली मैन ऑफ फिजिक्स के थे, ये किसके थे, फिजिक्स के थे। और ध्यान देना, इनको मिला था वो जो मैं बात कर रहा था 2009 में पद्म, सुनो सुनो पहले, 2009 में उनको पद्म श्री मिला था, बट इन्होंने 2015 में रिटर्न कर दिया था, क्या कर दिया था, रिटर्न कर दिया था, जरूर लिखिए बात। और जो सबसे फेमस क्वेश्चन है, देखिएगा, फर्स्ट पोएट है ये, क्या ये लाइन लिख लो आप अच्छे से हेडलाइन में, फर्स्ट पोएट हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर पोएट्री, फर्स्ट इंडियन पोएट है ये, लिख लो, फर्स्ट इंडियन पोएट, फर्स्ट इंडियन पोएट हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर पोएट्री, क्लियर है।
और कौन सी वो पोएट्री थी, वो था रिलेशनशिप। कौन सा वर्क है, रिलेशनशिप। अगर मैं उसके रिटर्न की बात करूं तो 1980 के आसपास होगी, लेकिन अवार्ड मिला था एक साल बाद 1981 को। याद रहे इतना। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन पोएट हु गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर पोएट्री, कौन होगा? हाँ, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, विलियम फॉकनर वाज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज ट्वाइस। देखिएगा, इस क्वेश्चन पे कल थोड़ा सा इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ा, और ऐसे तो चेंज करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा उसको चेंज भी करना पड़ा, ताकि आपको ज्यादा उसमें दुविधा ना हो। इस वजह से चेंज करना पड़ा, नहीं तो चेंज करने की इसमें जरूरत आपको नहीं थी। ठीक है, तो टाइम टू चेंज। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, टाइम टू चेंज मैंने बता दिया था मैम आपको। टाइम टू चेंज जो है उसका फर्स्ट लिटरेरी वर्क है, 1952 को पब्लिश हुआ था, और ये म्यूजियम एजिकल का था। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं विलियम फॉकनर की बात करूं, तो इसमें विलियम फॉकनर का याद रखिएगा आप। जो विलियम फॉकनर की अगर बात करूं, तो सबसे पहले इसका नोबेल प्राइज याद रखना। नोबेल प्राइज को मिला था 1949 को। क्लियर इतना, 1949 को मिला था। अब मैं बात करता हूं आपकी पुलित्जर प्राइज की। ठीक है, जब मैं पुलित्जर प्राइज की बात करूं तो उसको दो तरीके से मिलता है। देखिएगा कैसे, 1955 और 1963, ऐसे याद रखना। ठीक है, 1963। अब ध्यान देना, जब 1955 में मिलता है, किस चीज के लिए मिलता है? फैबल, अ फैबल और द राइवल। ठीक है, तो ध्यान देना, ऑप्शन में आपको जो दिया था मैंने, देखो ऐसे दिया था, जो ये फेबल है ना 1954 में लिखा गया था ये, और ये लिखा गया था 1962 को, है ना। तो ऑप्शन में क्या था दिया हुआ? ऑप्शन में थे ये ऑप्शन, 1954 और 1962, है ना। तो ये ऑप्शन थे इसमें जो क्वेश्चन था। तो कहीं कहीं अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ गया ना, अगर ये नहीं मिला आपको, तो आपको यही लगाना है। क्लियर है, उनका सेंस पूछने का यही है कि उनको जो अवार्ड मिला था किस चीज के लिए मिला था, तो जो ये 54 का जो वर्क है और जो ये 62 का वर्क है, इसके लिए मिला था। क्लियर है, तो ऐसे भी आपको वो देगा क्वेश्चन, कंफ्यूजन थोड़ा सा। क्लियर है, अगर दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तब तो आपके सामने सीधा सीधा यही बन रहा है। 54 में इसका वर्क है, 55 में अवार्ड मिला, 62 में इसका ये वर्क है, और 63 में इसका क्या मिला? अवार्ड मिला। क्लियर है, बोलो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आई वॉक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ ग्रेट। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैं जैसे ही मैंने सुबह जल्दी मतलब उठा, तो मैंने अपने आप को ग्रेट पाया, है ना। तो किसने कहा था ये कहा था लॉर्ड बायरन ने कहा था। और ध्यान देना, कौन से वर्क में कहा था इन्होंने, बताइए कोई, कौन से वर्क में कहा था होगा, लिख लो। आपने ये सुना, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, ये वर्क सुना आप लोगों ने? हाँ, तो ये लिखा गया था लगभग 1812 और 1818, इतना रख लीजिएगा याद, 1818, इनके बीच लिखा गया था ये। ठीक है, देखो याद कैसे रखना है, जैसे ही सुबह उठा तो उसको लगा कि मैं ग्रेट हूं, तो बच्चे देखो, चाइल्ड वाला याद रखना है, चाइल्ड बच्चा। बच्चे नहीं सोचते कि आज मतलब अपने आप को ग्रेट समझा होगा, तो अपने हिसाब से इसको याद कर लेना, है ना। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। द राइम स्कीम ऑफ किसकी, किसकी पूछी थी? स्पेंसर की। देखो इससे कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को, एक स्कीम जरूर आएगी, ये राइम स्कीम। देखो, जो आपकी ये राइम स्कीम पूछी हुई थी, राइम स्कीम किसकी पूछी हुई थी? स्पेंसर। तो देखिएगा, स्पेंसर की इस तरीके से होगी आपकी, देखो, ए बी, ए बी, फिर बी सी,
बी सी, फिर सी डी और लास्ट में ई। क्लियर है? ये किसकी है? इस सेंसर की। और ध्यान देना, विलियम शेक्सपियर की अगर पूछेंगे, विलियम शेक्सपियर की बताएंगे मेरे साथ, ए बी सी डी ई एफ जी। शेक्सपियर जी याद रखना, जी शेक्सपियर जी, है ना? शेक्सपियर जी बहुत ग्रेट है, शेक्सपियर जी, है ना? तो इस तरीके से याद रख लेना इसकी। और अगर मैं मिल्टन की बात करूं, मिल्टन, देखिएगा, क्या बाबा, अब्बा, ए बी 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 ए, यहां तक हो गया। फिर है आपकी सी डी सी डी ई। और ध्यान देना, ये जो है इसको ऐसे भी लिखते हो, सी डी सी। क्लियर है? जो मिल्टन होता था वो सी डी यूज करता था, जो अदर राइटर होते थे वो सी डी सी यूज करते थे। क्लियर है? और ध्यान देना, जो मिल्टन है इन्होंने फॉलो करा था पेट्राकन सोनेट को, पेट्राकन। तो ध्यान देना, पेट्राकन की भी यही है, पेट्राकन, ठीक है, सेम है। याद रहेगा इतना तीनों, ये जरूर पूछेंगे इनमें से एक। उसके बाद ये हमारे कंप्लीट 50 क्वेश्चन हो गए लिटरेचर में, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक दो क्वेश्चन में और भी डाउट लग रहा है, उनमें से जो अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है वो आपका 45 क्वेश्चन माई स्टोरी। इसको मैं फिर से एक बार आपको ढूंढ के अच्छे से देख के सर्च करके, नेट में आपको देखो अलग अलग मिलेगा, बोलता रहा हूं मैंने खुद भी इसको सर्च करा है, ठीक है। नेट में आपको 73 मिलेगा, 74 मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा। बुक में पढ़ना आप एक बार इसको, ठीक है। तो एक बार देख लेना, कहीं कहीं बुक में 75 में भी है, 73 भी है, फिर भी मैं आपको इसको अच्छे से एक बार थोड़ा सा पता करके बता दूंगा, ठीक है। देखो अच्छी बात है, कम से कम इस पे वो चल रहा है डिबेट, ठीक है। वहां पर ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपने अभी हाल में देखोगा लेक्चर में भी ऐसी विवाद हो रखा है, ठीक है, कई क्वेश्चनों का। तो इस तरीके से हमें पहले से ही इसको अच्छे से छानबीन करनी चाहिए, अच्छे ऑथेंटिक बुक में आपको देखना चाहिए। जो मार्केट में आ रही है ना ये छुटपैया वाली, वो नहीं चलने वाली वहां पे, ठीक है। तो इसलिए अगर चैलेंज हम बाद में कर सकते हैं तो वो ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, तब जाके। और नेट को लेकर कोई नहीं जा सकता वहां पर, ठीक है। गूगल में कुछ भी दिखा देते हैं, ठीक है। यूट्यूब वाला तो कभी दिखाना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 20 क्वेश्चन ग्रामर के हैं, ठीक है। मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ, ग्रामर में विशेष ध्यान दें। अगर आपको थोड़ा सिलेक्शन पाना है, 70 क्रॉस करना है, तो ग्रामर आप थोड़ी अच्छी बना लीजिएगा, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। क्लियर है? अगर आप लिटरेचर के भरोसे रह रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को टफ पढ़ने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछने वाले वहां पे, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछेंगे। जिस तरीके से हम डिबेट कर रहे थे हम, वैसे ही वो पूछने की कोशिश करेगा। तो ग्रामर की मैं अगर बात करूं, ग्रामर में देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ था, नाइदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू। इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, तो नाइदर को पूछा हुआ था। यहाँ पर जो नाइदर है ये क्या है, यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पार्ट, देखो पार्ट ऑफ स्पीच भी छोड़ो, यहाँ सीधा प्रोनाउन पूछा हुआ था, है ना। कौन सा प्रोनाउन है ये देखने बात होगी। तो पहला जो रिलेटिव प्रोनाउन था, देखो रिलेटिव प्रोनाउन तो होगा नहीं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली होता है बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है, और वो कोरिलेट करेगा आपस को, सेंटेंस को जोड़ेगा, संबंध बताएगा। जैसे जैसे आई सॉ अ गर्ल हु इज वेरी ब्यूटीफुल, हु वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो कहने का मतलब ये हुआ, हु जो मैंने जोड़ा, आई सॉ अ गर्ल वॉज ब्यूटीफुल को मैंने जोड़ा, है ना। तो रिलेट रिलेट करा मैंने, है ना, चीजों को। तो हु, विच, दैट, ये भी आपके जो कंजक्शन होते थे ना, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से ये आपको रिलेटिव प्रोनाउन में मिलेंगे, हु, विच, दैट वगैरह वगैरह। और उसके बाद जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, जैसे समबडी, एनीबडी, समवन, है ना, नोबडी, ऑल, जिसमें फिक्स नहीं होता। क्लियर है? ये उसके एग्जांपल है। प्लस जो इंपैटिक प्रोनाउन है, जो सेल्फ कंडीशन होती है ना, सेल्फ कंडीशन, ये वाला, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हिज, है ना, देयर सेल्फ, देम सेल्फ, है ना। क्लियर है? हर सेल्फ,
तो ये कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, इम्पैटिक होती है, और इम्पैटिक के साथ साथ रिफ्लेक्सिव भी होती है। क्या होती है, रिफ्लेक्सिव होती है। क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहा जाता है इसको, और इम्पैटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब होगा, ये जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। आई नो माई सेल्फ, है ना, वर्ब के बाद आया। और जब आई माई सेल्फ इस तरीके से आएगा, जब सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो वो इम्पैटिक हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पूछा होता डिस्ट्रीब्यूटिव। अब जो बच गया वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव इस तरीके से होता है, जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, जो चीजों को बांटता है। यहाँ पर क्या काउन है, दो में से, नाइदर ऑफ, दो, नाइदर की बात करता है, दो की। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूट चीजों को बांटता है। क्लियर है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था ये। उसके बाद पूछा हुआ था मैंने, fill in the blank, a fire dash out in our street last night। ये फ्रेजल वर्ब है। आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं, ये क्या, ये फ्रेजल वर्ब है। क्या ये फ्रेजल वर्ब है, ध्यान देना। ब्रेक, ब्रेक आउट, ब्रेक, ब्रेक आउट का मतलब होता है स्प्रेड। क्या होता है, स्प्रेड होता है, फैलना होता है। क्या होता है, फैलना। क्लियर है। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब फायर डैश मतलब ब्रेक आउट, फैलना, इन आवर स्ट्रीट लास्ट नाइट, कल हमारे क्या, स्ट्रीट मतलब गली, कल लास्ट नाइट के पीछे लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, लास्ट नाइट, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। तो कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी, कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। जब वो पास्ट की बात कर रहा है तो ब्रोक आना चाहिए, तब ब्रेक तो आएगा ही नहीं, इज ब्रेकिंग भी आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि वो पास्ट की बात कर रहा है, इंडेफिनिट की बात कर रहा है। तो कौन सा आना चाहिए था इसमें, बोलो कौन सा आना चाहिए था, ब्रोक आना चाहिए था, है ना। ये सीधा सिंपल सिंपल आप लगा सकते, तो आइडिया भी लगा सकते थे आप इसमें। लास्ट नाइट था तो पास्ट लगा देते, पास्ट वर्ब लगा देते। क्लियर है। उसके बाद ही हैड हार्डली रीच द स्टेशन, वो मुश्किल से स्टेशन ही पहुंचा था। डैश द ट्रेन केम, ट्रेन केम, आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये कंजक्शन का क्वेश्चन है, ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। ध्यान देना, जब भी हार्डली यूज होता है तो उसके साथ हमेशा क्या आता है, वैन आता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर आपको याद भी है ना, हार्डली का पेयर वैन बनता है, तो ऑप्शन में देखिएगा सीधा सीधा वैन मिलेगा आपको। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फादर इज ब्लाइंड, द डैश द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन। ध्यान देना, ये भी प्रेजेंट वर्ब है। कौन सी वर्ब है, ये भी प्रेजेंट वर्ब है, जिसको हम प्रीपोजिशन के रूप में भी जानते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन भी होती है। ये क्या होती है, फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में भी जानी जाती है। तो ध्यान देना, जब भी ब्लाइंड आता है वर्ड, अगर इसके पीछे टू आता है, क्या आता है, टू आता है, अगर इसके पीछे इन आता है तो क्या होता है, देखो ब्लाइंड टू का मतलब होता है, जब भी किसी के हम गलतियों पर पर्दा डालते हैं, क्या डालते हैं, गलतियों पर, फॉल्ट, क्या डालते हैं, फॉल्ट। और ये होता है आपको फिजिकली, फिजिकली मतलब उसकी फिजिकल प्रॉब्लम है, ये आंख से अंधा होता है। क्या होता है ये, ही ब्लाइंड इन वन आई, वन आइड, या वन आइड मैन, इस तरीके से, लेफ्ट आई राइट आई, है ना। तो आप अगर इन आया तो समझ आइए फिजिकल है वो। ठीक है, फिजिकल प्रॉब्लम है वो। ठीक है, जो आंख से अंधा है वो। ठीक है, फिजिकल ब्लाइंड है वो। अगर टू आ गया तो देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, द फादर इज ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन। कहने का मतलब है, जो पिता है वो फॉल्ट ऑफ हिज चिल्ड्रन, अपने जो चिल्ड्रंस है उनके प्रति क्या हो, अंधा हो चुका है। उनकी फॉल्ट के प्रति क्या हो चुका हो, उनकी गलतियां दिख ही नहीं रही उनकी। बात समझ में आ रही है, ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट। ठीक है, उनकी जो गलतियां हैं उनको वो बिल्कुल दिख ही नहीं रही, वो अंधे हो चुके हैं, वो मतलब वो उनको वो पर्दा डाल रहे हैं उस पर, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ब्लाइंड टू का मतलब होता है जब किसकी मिस्टेक नहीं दिखती, जैसे हम बोलते नहीं इसने तो कह रहा नहीं कुछ भी, है ना, तो उनकी गलतियों को वो छुपा रहा है, वो मिस्टेक। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, दिस इज आवर रीडिंग रूम। यहाँ पूछा हुआ था रीडिंग, रीडिंग अंडरलाइन करा हुआ था मैंने। रीडिंग कौन सा पास्ट ऑफ स्पीच में, यहाँ देखिएगा जीरेंट है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, या वर्ब है, या एडजेक्टिव है, बताइए।
शाबाश, मतलब जहां भी आएंगे दिख जाए जिरंट। देखो बहुत सिंपल है, समझिएगा इस बात को। देखो दिस इज आवर रीडिंग रूम। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये पूछा था ये क्या है, जिरंट है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है या क्या दिया हुआ था मैंने और ऑप्शन, बताते जाइए, वर्ब है या एडजेक्टिव है। ध्यान देना, इसमें ये सब्जेक्ट है, क्या ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है, क्या ये आवर, बोलो, शाबाश, एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये क्या है, रीडिंग रूम है, एक ये पूरा है रीडिंग रूम। देखो ये रूम क्या है, नाउन है, क्या है ये, नाउन है, रूम क्या है, नाउन है। अब मुझे एक बार बताइएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ था, जिरन था और पार्टिसिपल था और वर्ब था, है ना, एडजेक्टिव। तो अब देखिएगा, नाउन है ना यहाँ पे, नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। लेकिन ध्यान दो, ध्यान देना, जब भी किसी वर्ब के पीछे आईएनजी आए, क्या है, आईएनजी आए, तो पार्टिसिपल का रोल निभाता है। किसका रोल निभाता है, पार्टिसिपल का रोल निभाता है, जब वो बचते एडजेक्टिव का काम करे। किसका काम करे, एडजेक्टिव का। इसको बोलते हैं वर्बल एडजेक्टिव। क्या बोला जाता है इसको, वर्बल एडजेक्टिव। और वर्बल एडजेक्टिव को बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोला जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है अब, प्रेजेंट पार्टिसिपल था ये, क्लियर है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों हुआ, जिरंट क्यों नहीं हुआ, पहली बात, ये एज ए एडजेक्टिव आया। कैसे आया था ये, एज अ वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव। कैसा आया था, वर्बल एडजेक्टिव आया था। वर्बल एडजेक्टिव को कहा जाता है पार्टिसिपल। क्या कहा जाता है, पार्टिसिपल कहा जाता है। क्लियर है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका आईएनजी फॉर्म में होता है, पास्ट पार्टिसिपल आपकी थर्ड फॉर्म होती है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में आपका हैविंग जुड़ जाता है, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लियर है यहां तक अब। तो ना तो आपका वर्ब है, ना एडजेक्टिव है, ना जिरेंट है। जिरेंट कब बनेगा ये, यदि इसका काम क्या होता, या तो नाउन होता या नाउन होता। ये जैसे रीडिंग इज माई हॉबी, जैसे रीडिंग इज माई हॉबी, अब क्या बन गया, देखो रीडिंग सब्जेक्ट बन गया ना यहाँ पे, है ना, क्या बन गया, सब्जेक्ट। इसको बोलते हैं वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं इसको, वर्बल नाउन। और वर्बल नाउन को बोलते हैं जिरंट। क्या बोलते हैं, जिरंट। याद रहेगा इतना, वर्बल नाउन को क्या बोलते हैं, जिरंट। और वर्बल एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, बोलो, लिखा क्यों नहीं, सो रखे, लिख तो क्यों नहीं लिख रहे, जब मैं बता रहा हूँ। ये बार बार थोड़ी ना मैं बताऊंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्बल एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। बोला नहीं हमें, फिर आप बाद में बोलोगा नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, हमने नहीं सीखा। ठीक है, साथ साथ नोट डाउन करते रहा करो। ये वही चीज बता रहा हूँ जो एग्जाम में आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, उसके बाद है व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द लाई। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, इसको हल्के में मत लिया करो लाई को। ठीक है, लाई का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा, हाँ, और क्या होता है दूसरा मीनिंग, हाँ। तो ये पता कैसे चलेगा कि मीनिंग कौन सा वाला है, तो मैंने पूछी हुई थी सेकंड फॉर्म। देखो, तो सेकंड फॉर्म देखो, लाई, ले और लेन। अब मुझे इसका मतलब बताओ, ये कौन सा ले हो, लाई होगा, जिसकी सेकंड फॉर्म ये होती है, ये कौन सा ले है, लेटना। अब मत बोलने की झूठ बोलने वाला है। क्लियर है,
और देखना, लाइड झूठ बोलने वाला है, उसकी क्या होगी फॉर्म? लाइड, लाइड, ये है झूठ बोलने वाला। क्लियर है? याद रहेगा इस तरीके से, ये इसलिए आपको ये याद रखना है अच्छे से। क्लियर है? एक शायद एक लाई और भी होता है, अगर आपको पता हो, न्योछावर करना भी होता है, 36 ले। अगर फर्स्ट फॉर्म ले हुई ना, फर्स्ट फॉर्म ले हुई, फर्स्ट फॉर्म ले, ले, लेड, लेड, ये होता है 36। ठीक है? न्यू, हाँ इसी टाइप न्योछावर। ठीक है? तो इस तरीके से तीनों, दो महत्वपूर्ण है ऊपर वाले, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्म आनी चाहिए, है ना? तो मैंने पूछी थी सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म इनमें से किसकी है? केवल एक ही है यहाँ पर सेकंड फॉर्म, है ना? ये वाली, और कहीं नहीं है सेकंड फॉर्म। ले, लाई की, लाई की सेकंड फॉर्म पूछी थी मैंने। ठीक है? याद रहेगा? बोलो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आई डैश टीचिंग यू इंग्लिश डैश 2 years। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, गलत हुआ आप लोगों का, ये किसका गलत हुआ? बोलो। सही हुआ आप लोगों का ये क्वेश्चन? आपका ही सही हुआ, बाकी का नहीं हुआ। देखो, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई डैश टीचिंग यू, टीचिंग यू इंग्लिश फिर डैश 2 years। देखो, जब भी आईएनजी फॉर्म दिख जाए हमें, ठीक है, तो ऑप्शन बेस पे जाइए पहले तो। कौन कौन से ऑप्शन कटने वाले हैं? हैड और फोर, लास्ट वाला तो कट गया, हैड, हैड तो आएगा नहीं यहाँ पर, ओनली हैड नहीं आएगा, ये तो कट गया, है ना? हैड बीन आ सकता है, एम भी आ सकता है, हैड बीन भी आ सकता है। तो अब देखो, अब यहाँ पर देखिएगा 2 years, यहाँ पर देखो पहले टाइम दिया है, टाइम, तो टाइम के साथ सिंस और फॉर आता है, क्या आता है? सिंस और फॉर। तो ध्यान देना, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो आएगा सिंस, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो आएगा फॉर। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम में क्या है? पीरियड, 2 3 4 साल, कोई सी भी हो सकती है ना? जब कोई सी भी हो सकता है तो यहाँ तो डेफिनेट होगी कि हम फॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर। अब देखिएगा ऑप्शन में जा सकते हैं, फॉर दो, दो जगह बच गया, एक एम, ध्यान देना, देखो, तो या तो एम तो आएगा नहीं अब, या तो आएगा हैड बीन आएगा सीधा, ये कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ये। ठीक है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन, आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सिंस फॉर का यूज होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर था सी। तो उसके बाद पूछा है एंटोनियम, पूछा है एब्जॉर का मीनिंग पूछा हुआ है। एब्जॉर का मतलब क्या होता है? एब्जॉर, एब्जॉर का मीनिंग का मतलब होता है रिनाउंस, होता है रिनाउंस। रिनाउंस की अगर मैं बात करूं तो टू प्रॉमिस पब्लिकली दैट यू गिव अप। देखो, इसका मतलब ये है, मैं मतलब सबके सामने पब्लिकली प्रॉमिस, वादा कर रहा हूं कि मैं ये पद छोड़ रहा हूं, त्याग रहा हूं, आज से मैं ऐसा नहीं करने वाला, आपका ये त्याग पत्र दे देता हूं पब्लिकली। ठीक है? पब्लिकली आपको ये बताना कि मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों के सामने, मैं ये चीजें छोड़ दूंगा आपसे, गिव अप कर देना। क्या कर देना? गिव अप कर देना। तो मुझे एक बात बताइए, जब वो गिव अप कर रहा है पब्लिकली, तो उल्टा क्या हो जाएगा? रिटेन होगा ना, बचा के रखेगा वो, क्या होगा? रिटेन। तो इसका आंसर लास्ट था रिटेन। रिटेन, आपने अगर मैच देखते होंगे ना, मैच, तो एक रिव्यू सिस्टम आ रखा है, रिव्यू सिस्टम, है ना? कबड्डी क्रिकेट में रिव्यू सिस्टम, डीआरएस, है ना? डिसीजन रिव्यू सिस्टम, डीआरएस। तो डीआरएस में ना जो कबड्डी होती थी, तो उसमें बोलते थे उनके इतने रिव्यू बचे हैं, रिटेन, अभी रिटेन है नहीं। और एक, सॉरी, और एक आपने देखा होगा क्रिकेट, आईपीएल में देखा होगा, क्रिकेट जो आपने देखा होगा, उसमें जो प्लेयर होते हैं उसको खरीदते हैं। जब खरीदते हैं तो अधिकार है हर टीम को कि वो अपने प्लेयर को रिटेन कर सकता है, रिटेन मतलब बचा के रख सकता है, उसको छोड़ेगा नहीं वो पब्लिकली बेचने के लिए। ठीक है? छोड़ेगा नहीं वो, बचा के रखेगा वो रिटेन अपने पास। तो रिटेन का मतलब होता है अपने पास सेव करना, कीप रखना, कीप, बनाए रखना। ठीक है? बाकी जो और मीनिंग थी ना उसमें, गिव अप, ये उसका सिनोनिम्स है
एब्ज्योर का। फॉरगिवनेस आपको पता है क्षमादान, क्षमा होती है, और अबेंडन का मतलब क्या होता है? त्यागना, है ना? तो इसका आंसर क्या था? रिटेन। नेक्स्ट पूछा होता मैंने, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एसेंचुएट। एसेंचुएट का मीनिंग क्या होता है? एसेंचुएट का मतलब होता है टू मेक मोर प्रोमिनेंट या नोटिसेबल, किसी चीज को ज्यादा ही करना, एम्फेसाइज करना है। क्या करना? ज्यादा ही प्रेशर डालना किसी चीज पे, एम्फेसाइज करना। क्या करना? एम्फेसाइज करना। ठीक है। अब उसमें जो और आंसर थे आपका, ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब क्या होता है? ओवरलुक का मतलब क्या होता है? बोलो। टू, वो एक तो ओवरलुक, और क्या हो सकता है? ये हो सकता है टू फेल टू सी और नोटिस समथिंग। इसका मतलब है टू फेल टू सी, किसी चीज में असफल होना, देखना असफल होना, या नोटिस समथिंग। ठीक है, उसमें असफल होना। टू फेल टू सी, टू फेल टू सी। ठीक है, या और नोटिस, कुछ भी मतलब समथिंग, नोटिस करना, नोटिस समथिंग। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं आपका ओवरलुक। और एप्रिसिएशन आपको पता ही है, प्रशंसा, है ना? और एग्री भी आपको पता ही है, सहमत। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं मर्डर ऑफ चाइल्ड, मर्डर ऑफ चाइल्ड क्या होता है? फिलिसाइड। ध्यान देना, ये सन का भी है, सन। ठीक है, सन, सन का भी यही होता है। ठीक है, साथ लिख देना। और जो और ऑप्शन थे ना यहाँ पे, इंफेंटिसाइड, ध्यान देना, इंफेंटिसाइड होता है इन्फेंट का, इन्फेंट। और इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। क्या होता है? शिशु। ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन में था फोइटिसाइड, ध्यान देना, ये होता है फोइटस का, फोइटस का। कोई बताएगा फोइटस होता है क्या है? इसको बोलते हैं वोम, वोम। ठीक है, भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या। ठीक है, जिसको जो गर्भ में मार दिया जाता है ना? आपने देखा भी होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? फोइटिसाइड। क्या बोलते हैं उसको? फोइटिसाइड। जहां भी आपको साइड दिखे ना लास्ट में, उसका मतलब हत्या ही होता है, किल, किल्ड, मर्डर। जहां भी साइड दिख जाए, हत्या। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा हुआ, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। क्या होता है स्टडी ऑफ मैनकाइंड? एंथ्रोपोलॉजी। ये तो आप लोगों ने करा होगा। नहीं होता, वो मैंने ऐसे बना दिया, चिली साइड। ठीक है, ठीक। कोई होते हैं ना जो थोड़े तुक्के वाले होते, चाइल्ड से चिली साइड। ठीक है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंथ्रोपोलॉजी होता है। ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद जो ऑप्शन थे उसको याद कर लीजिएगा। कार्टोग्राफी होता है मैप का, मैप की स्टडी, मैप। ठीक है, मैप, मैप की स्टडी बोलते हैं कार्टोग्राफी। और ऑप्शन था एंटोमोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है एंटोमोलॉजी भी। इंसेक्ट, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े। उसके बाद था साइकोलॉजी। ये तो आपको पता ही होगा, साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? किसका अध्ययन करता है? माइंड या बिहेवियर, है ना? माइंड एंड बिहेवियर, या करके। उसके बाद पूछा हुआ था मैंने, ईडियम पूछा हुआ था, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। मैं आपसे बात कर रहा था उस समय भी, जो क्या रिच फैमिली में पैदा होते हैं, जैसे राहुल गांधी का मैंने एग्जांपल दिया था। राहुल गांधी को याद कर लेना कि बॉर्न इन रिच फैमिली। क्लियर है? याद कैसे रखना है इसको? बॉर्न का मतलब जन्म, विद सिल्वर मतलब, सिल्वर आपको पता ही है, गोल्ड सिल्वर, चम्मच, स्पून चम्मच। ऐसे याद रखना, जिनके घर में सिल्वर की स्पून होगी वो तो क्या होंगे? अमीर ही तो होंगे। जो सोने चांदी की चम्मच से खाएंगे पिएंगे, वो ये समझ लेना अमीर है वो, है ना? रईस है। क्लियर है? उसके बाद अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है जब कोई चीज अचानक एक्सीडेंटली हो जाती है। क्या हो जाती है? बोलो। अचानक। आपने देखा होगा एक्सीडेंट होता है, क्या होता है? एक्सीडेंट। क्या एक्सीडेंट अचानक मतलब बोल के होता है? नहीं होता ना, कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी हो सकता है एक्सीडेंट, है ना? तो एक्सीडेंटली का मीनिंग भी यही होता है, जो अचानक होता है।
तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का भी यही होता है, जहां पर हम सरप्राइज हो जाएं। तो याद कैसे रखना है? उसेन बोल्ट को जानते हो? बोलो। बोल्ट, उसेन बोल्ट, ठीक है। तो वैसे याद रखना, वो इतना मतलब इतने तेजी से अचानक, मतलब ऐसे सरप्राइज अचानक, याद इसको याद रखते, उसेन बोल्ट को याद रख लेना, ठीक है, एक्सीडेंटली, ठीक है। उसके बाद इसमें स्पेलिंग पूछी हुई थी, ये गलत हुई किसी की या नहीं हुई? क्वांटी, अच्छा आप ले लो गारंटी। कॉन्टिन्यूअस, देखो, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग ये राइट है, क्लियर है। उसके बाद विच इज रॉन्गली स्पेल्ड, एक कॉम्प्लीमेंट, ये बहुत लोगों की गलत है, ठीक है, ये वाली बहुत लोगों की गलत है, ठीक है। और वो पहला दूसरे में ही कंफ्यूज था। कॉम्प्लीमेंट पहला भी सही है, कॉम्प्लीमेंट दूसरा भी सही है, सप्लीमेंट सही है, रिक्वायरमेंट गलत थी। देखो, REQUIR, उसमें ई, वहां पर ई नहीं था लिखा हुआ, ठीक है, MENT, क्लियर है, वहां पर ई नहीं था लिखा हुआ, तो ये गलत थी, ठीक है। अब ई भी आएगा वहां पर, ठीक है, रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, क्लियर है। उसके बाद ही वॉज वेरी टायर्ड, अंडरलाइन वर्ड व्हाट इज, वेरी को पूछ रहा है, ये फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ही वॉज वेरी टायर्ड, ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक चुका है। तो मुझे बताइएगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? पहले पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडवर्ब है, वेरी गुड, एडवर्ब है। आपने कैसे पहचाना ये एडवर्ब है? देखो, ये तो हो गया प्रोनाउन, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, है ना, और ये हो गया जो आप बोल रहे एडवर्ब, और ये क्या हो गया? फीलिंग, मतलब क्या होगी फिर जब फीलिंग होगी? अच्छा चलो ठीक है, लो आपका नाउन कर देते हैं। और कोई बताएगा? बताइए पिंकी मैम। एडजेक्टिव। और कोई? अरे यार, वर्ब, ये वर्ब, वर्ब, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब, ठीक है, कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। तो ध्यान देना, तो एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब है? ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ था मैंने, एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब है? देखो, पहला ऑप्शन था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो एडजेक्टिव तो था नहीं। अच्छा, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो था नहीं, एडजेक्टिव तो है ही नहीं। उसके बाद, हाँ, तो ये होता ही नहीं कुछ भी, ये नहीं होता, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी होता ही नहीं, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी तो है ही नहीं, एडजेक्टिव तो है ही नहीं। उसके बाद एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ मैनर में कंफ्यूजन थे, तो ध्यान देना, ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या है? डिग्री, बहुत, डिग्री की बात कर रही है, ठीक है, कम ज्यादा ये डिग्री बताती है ना, कम ज्यादा अच्छा बुरा ये डिग्री। तो इसमें जैसे लिटिल हो गया, मच हो गया, है ना, मच हो गया, ये क्या बताता है? डिग्री बताता है, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ जो मैनर है, ये इस प्रकार होता है, जैसे मैं नहीं कहूं कि ही इज वेरी फास्ट है, फास्ट हो, फास्ट, तेज, तो फास्ट हो गया, स्लो हो गया, है ना, मैनर तरीके बताते हैं। और मोस्टली 99% जो एल वाई वाले होते हैं ना, एल वाई वाले, जैसे साइलेंटली, बैडली, है ना, सुना होगा आप लोगों ने ये सब, स्लोली, है ना, इस तरीके से, तो ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। कहा जाता है जब भी एडजेक्टिव के साथ एल वाई जुड़ जाता है तो क्या बनता है? हाँ, लेकिन
एक चीज मैं आपको और सिखाता हूँ, अच्छा बहुत अच्छा सिखाता हूँ। देखो जब ये क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? बैड। जल्दी बताओ फास्ट, बैड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? शाबाश। आपने बैड बॉय सुना क्या? बैड बॉय सुना आपने? बैड बॉय, हाँ तब एडजेक्टिव हो गया ना ये, फ्रेंड है नाउन। इतना याद हो गया? अब देखो, जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ एल वाई जुड़े तब बन जाता हो एडवर्ब। क्या बन जाता है? एडवर्ब। जब भी वो किसी नाउन के साथ जुड़े एल वाई तो बनता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव देखो जोड़ के देखते हैं। ऊपर बना बैडली, क्या बना? बैडली। और यहां बना फ्रेंडली। तो रट्टा मत मारना, जहां भी एल वाई दिखी क्या लगा दूं? एडवर्ब, है ना? रट्टा नहीं मारना है। जब एल वाई किसके साथ जुड़ रहा है? एडजेक्टिव के साथ जुड़ रहा है, तब बन रहा वो एडवर्ब। और एडवर्ब भी कौन सा बन रहा है? मोस्टली मैनर वाला। ठीक है, क्लियर है? और यहां पर देखिएगा, यहां पर हुआ क्या? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। फ्रेंडली नेचर सुना आपने? फ्रेंडली नेचर। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपको समझना है। ठीक है, आई बात समझ में अब? उसके बाद एरर थे 3 क्वेश्चन। एरर थे देखिएगा, फाइंड द एरर। पहला क्वेश्चन था आई लाइक द सीनरीज ऑफ दिस प्लेस, नो एरर। तो इसमें क्या एरर था? बोलिए। सीनरीज। क्या तो क्या आना चाहिए था? सीनरी आना चाहिए था। बिकॉज वी कैन नॉट यूज एज अ प्लूरल सीनरी, पोइट्री, दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हो, चाहे वो पोइट्री हो चाहे सीनरी हो, इसका प्लूरल नहीं होता। तो डायरेक्टली ऑप्शन यहाँ पर आंसर बी था, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होना चाहिए था। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया था, द कमेटी वर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन यस्टरडे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? डी। बी फॉर बॉय। आंसर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? शायद है। हाँ, देखो मैं कमेटी के साथ वर्ड भी लगा सकता हूँ, कमेटी के साथ वर्ड भी लगा सकता हूँ। क्लियर है यहां तक? अब डिसाइड करेगा वो आगे। देखो, अगर तो कमेटी डिवाइड हो रही है, क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, तब तो प्लूरल होगा। अगर कमेटी यूनिनिमस हो रहा है, यूनिटी हो रही है, एक मत हो रहा है, तो सिंगुलर होगा। तब वो सही होता, तब वो सेंटेंस सही होता, क्योंकि एक सिंगुलर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये प्लूरल यूज आया तो इसका पॉजिटिव केस क्या बनेगा? कमेटी का देयर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? देयर। तो इट्स जगह आता है देयर। अगर यहां होता तब इट्स आता, तब इट्स सही था। क्या सही था? ये सही था तब, अगर सिंगुलर यूज होता हो। लेकिन प्लूरल यूज हुआ तो देयर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? उसके बाद नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगन टू रेन। ध्यान देना, ये भी कंजक्शन का है। नो सूनर का पेयर बनता है किसके साथ? कॉमा, शाबाश, देन। ठीक है, नो सूनर देन सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, नो सूनर देन। तो यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, नो सूनर के बाद इंटरोगेटिव आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, नो सूनर के बाद आपने देखा होगा हैड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हैड। ठीक है, तो नो सूनर के बाद तुरंत क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? उसके बाद लास्ट आपका, माय टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने मुझसे कहा दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। पहले मुझे एक बात बताइएगा, ये गलत किसका है? बताएंगे नहीं आप लोग, गलत किसका है ये?
फिर मैं आपको समझा रहा हूं, अगर सही है तो समझाने की जरूरत नहीं। गलत किसका है? किसी का नहीं है गलत। चलो ठीक है, अगर सबका ठीक है तो मैं पूछता हूँ आपसे अब। ठीक है, अब जिनसे पूछूं वही बोलेंगे। देख ही लेते हैं कि किसका सही है किसका तुक्का है, देखते हैं। माई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई टीचर टोल्ड मी दैट honesty was the best policy. Honesty was the best। तो पहले तो मुझे एक बात बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है बताइए फास्ट। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पे इज आएगा, बोलो। हाँ ना बोलो फटाफट। इज आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो है डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में? बाकी लोग भी बताइए फटाफट। हैं? क्या है? आप तो बताओ किसमें ये। कितने लोग हैं? 6 लोग तो है, आप भी तो हो, बताइए क्या है ये। एक नहीं मुझे आंसर, तो एक नहीं बताया, 6 ऐसे ही आ रही क्या? बताइए क्या। अरे तो आंसर दो ही तो देना है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, ये बताइए। तो फिर कैसे करा आपने ये आंसर सही, जब आपको पता ही नहीं डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? बताइए, बाकी लोग बताइए। बताइए बबली मैम, आप बताइए। ललिता मैम आप बताइए। बताइए ललिता मैम आप बताइए। बताइए। देखिएगा, देखो, जो ये, तब आप लोगों ने कैसे सही करा जब आपको ये ही नहीं पता डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, तो आप क्या करोगे फिर आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में? ठीक है, जब यही नहीं पता चल रहा ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, तो क्या करोगे आप इस सेंटेंस में? तब तो एक तुक्के वाली बात होगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये इनडायरेक्ट है। क्या ये इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट कैसे पहचाना? कंजक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है, टोल्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट में ही आते हैं, डायरेक्ट में नहीं आते ये। ठीक है, और इसको डायरेक्ट बनाना है। पिंकी मैम बताइए, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे? बोलिए। माई टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वेस्ट कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से आना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिएगा, इन्होंने चेंज क्या करा, देखो, ये सेंटेंस होता है रिपोर्टिंग वर्ब, ये होता है इधर का रिपोर्टेड पार्ट। ठीक है, या रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आप ध्यान देना, अगर ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है, पास्ट में है, तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच होगी वो भी चेंज होगी, करस्पॉन्डिंग ऑफ पास्ट। ठीक है, करस्पॉन्डिंग ऑफ पास्ट। ठीक है, सारा पास्ट में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन शर्त ये है, अगर ये वाला रिपोर्टेड स्पीच यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो नेवर चेंज। ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होगा। यदि क्या होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है, थी, रहेगी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर है? तो ये चेंज नहीं होगा कभी भी। यदि यहां पर सेंटेंस कुछ और होता, यदि ये होता ना, यदि ये होता ही हैज अ पेन, तो क्या होना था यहां पर?
हैज का क्या होता फिर? हैड, तो हैड होता फिर, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग का पास्ट, हैज प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ पास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी प्रेजेंट के हैं वो सेम पास्ट में चले जाएंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट चला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चला जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब बारी है किसकी? पास्ट की, तो पास्ट का भी पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज, ठीक है। उसके बाद आपकी बारी फ्यूचर की, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल आता है, तो इसका विल का वुड, शैल का शुड, क्लियर है? क्लियर है? और जो आपका उसके बाद आपका जो वो आता है विल शैल का यूज होता है, आपके विल का वुड हो जाता है बस। हाँ, वो आपकी मॉडल्स होगी है, ठीक है, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप, और मस्त का मस्ती रहता है ना। तो इस तरीके से आप ये चीजें आनी चाहिए आपको। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत अच्छा टॉपिक है, तो इसको आप आपने पढ़ा भी होगा, अब तो एग्जाम में ही दिखेंगे क्वेश्चन, है ना। तो उसको रिवाइज कर लो, अगर आपने पढ़ा भी है तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया अब? तो ये कंप्लीट हो गया, अब इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सारे मैं दोनों पेपर मैंने सॉल्यूशन करवा दिए, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, चाहे वो ग्रामर के क्वेश्चन हो चाहे वो लिटरेचर के क्वेश्चन हो, क्लियर है? ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने करवाया है, तो रिलेटेड टू जो भी मैंने बताया उसको जरूर याद करिएगा, क्लियर है? बाकी जो आपके नंबर आए थे, चलो कोई बात नहीं, आपको मैंने जो भेज दिया है, जो भी टॉप 10 है मैंने उन्हीं के नंबर भेजे। बाकी आपको पता ही है किसी कम रहते हैं तो वो कुछ लोग मतलब डी उसमें डिमोटिवेट हो जाते हैं, मैंने इसीलिए उसको सेंड नहीं करे। कोई बात नहीं, बाकी आपको तो पता है कि आपके कितने हैं, ठीक है। बाकी जो टॉप 10 थे मैंने उसी को ही सेंड किया है। किसी को अगर लग रहा है कि गलत चेक करा है, गलत काउंट करा है, तो आपको भी वो पता है कि किस तरीके से क्या है, ठीक है। एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा इसको, कोई बात नहीं, यहाँ पर हो जाए लेकिन वहां पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा आपको, ठीक है। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप जैसा स्कोर आपका यहाँ है ना, देखना रियल में आपका वैसा ही वहां होगा, ठीक है। फिर अगला सेट जो होगा इससे और बेटर होगा, और उसमें हो सकता है मेरा जो नेक्स्ट वाला होगा उसमें आपका सीडीपी भी आपको हो सकता है मिल जाए, तो आपको कंप्लीट एक पूरा आपको मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको जो नेक्स्ट सेट होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि केवल मैं आपका ग्रामर का भी अलग क्वेश्चन, पूरा 20-30 क्वेश्चन रहेंगे अलग से, और लिटरेचर के अलग से, और टीचिंग एप्टीट्यूड के अलग से, इस प्रकार भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको रेडी रहना है, 3 पोर्शन ही तो है, ग्रामर लिटरेचर प्लस सीडीपी, है ना। 3 को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, जैसे अभी लेक्चर का टाइम हुआ था, हिंदी भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, उत्तराखंड पढ़नी है, सब पढ़ना था। तो यहाँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश पढ़नी है बस, और सीडीपी पढ़नी है बस, बाकी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। रिवाइज करते रहिएगा और इस बार सिलेक्शन पाइएगा, ठीक है। बाकी जो सॉल्यूशन चल रहा है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।